हेलो माय पुकीज, की हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट ऑफ कॉमर्स, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। तो आज हम अपनी वन शॉट सीरीज पे शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर स्टाफिंग। तो इसके पहले हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था, फिर उसके प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्लानिंग, यानी वो भी मैनेजमेंट के ही फंक्शंस थे। तो आज हम एक और मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टाफिंग। अब ये स्टाफिंग वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगर आप अपने प्रीवियस पेपर्स भी उठाएंगे तो भी आप देखेंगे कि इस चैप्टर से काफी सारे, मतलब 2 से 3 केस स्टडीज तो इस ही चैप्टर से आपको आराम से मिल ही जाएंगे। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस चैप्टर का वेटेज होता है लगभग 7 से 10 नंबर का। सो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है अगर आपको पूरे अपने 7 से 10 नंबर सिक्योर करने हैं। और इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स में से पक्का क्वेश्चन बन के आते हैं, वो मैं आपको तुरंत ही उसी वक्त ही बताती जाऊंगी। सो आई होप आप सभी लोग प्रिपेयर होंगे। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो शुरू करते हैं स्टाफिंग के मतलब से। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग और उसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्लानिंग। यानी प्लानिंग में बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि कैसे ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, कि क्या ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, क्या टारगेट है कि इस साल 10% सेल्स में इंक्रीज लेके आना, एक्स कुछ भी टारगेट हो सकता है। तो वो था प्लानिंग, हमने ऑब्जेक्टिव अपना सेट किया था प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में हमने ये पढ़ा था कि जो हमने प्लानिंग में सोचा है, जो हमने ऑब्जेक्टिव या टारगेट सेट किया है ऑर्गेनाइजिंग में, उसको कैसे अचीव करना है, रिसोर्सेस वगैरह को कैसे असेंबल करना है ना। तो ये सब हमने ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा था। अब हम स्टाफिंग में ये पढ़ेंगे कि कैसे लोगों द्वारा काम को करवाना है, यानी किन किन लोगों को रखना है, कौन से वो तरीके हैं जिन तरीकों से हम लोगों को रख सकते हैं, लोगों को हायर कर सकते हैं, लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं, लोगों को अपनी कंपनी में रख सकते हैं। बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस, जो काम है वो अपने आप तो होगा नहीं। जिसके ऑर्गेनाइजिंग में मान चलो हमने ये पढ़ा था कि रिसोर्सेज को, मैन मटेरियल को अरेंज करना है। वो जो मशीन्स हैं वो अपने आप तो काम करेंगी नहीं। जैसे कि मान चलो ये स्मार्ट बोर्ड है, ये अपने आप तो चलने नहीं लगेगा जब तक इस पर कोई टीचर आके नहीं पढ़ाएगा, इसको ऑपरेट नहीं करेगा। जब तक हमारे स्टूडियो मैनेजर्स इसको नहीं चालू करेंगे तब तक ये खुद ब खुद नहीं चलेगा, इसमें कोई आत्मा नहीं आ जाएगी, है ना। तो कौन ऑपरेट करेगा, हम जैसे लोग ऑपरेट करेंगे। तो बस स्टाफिंग में हम वही पढ़ेंगे कि कैसे इन लोगों को रखना है। ठीक है, तो चलो और अच्छे से पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की मदद से। सो स्टाफिंग वो पार्ट होता है मैनेजमेंट का, वो हिस्सा होता है मैनेजमेंट का जो कंसर्न करता है, जो रिलेट करता है विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स, यानी एक अच्छी वर्कफोर्स, अच्छे लोग, अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे ऑब्टेन करना है, कैसे एक्वायर करना है, कैसे रखना है, कैसे उनको यूज करना है, कैसे उनको यूटिलाइज करना है और कैसे एक अच्छी वर्कफोर्स को मेंटेन करके रखना है। ये होता है स्टाफिंग। इसको और आसान शब्दों में अगर हम पढ़े, और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल प्यारी सी डेफिनेशन है, वो ये बोलती है स्टाफिंग क्या इन्वॉल्व करता है। स्टाफिंग इन्वॉल्व करता है फाइंडिंग द राइट पर्सन, एक सही इंसान को ढूंढना, एक सही इंसान को ढूंढना सही जॉब के लिए। मतलब आप सोचोगे कि मैम जॉब कैसे सही होगी, मतलब जॉब कोई गलत थोड़ी ना होगी। हाँ, आई अग्री, सारी जॉब सही होती है, यानी एक सही इंसान को सही जॉब के लिए ढूंढना, एक उचित इंसान को उचित जॉब के लिए ढूंढना, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, और उस इंसान के पास वो राइट क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। वो काम करने के लिए वो पढ़ाई, जिससे पढ़ाई की हो वो पढ़ाई, वो क्वालिफिकेशन, वो ट्रेनिंग वगैरह, वो सब चीज़ें भी होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बिजनेस स्टडीज़ की फैकल्टी हूँ, ठीक है। अगर मेरे को फिजिक्स के लिए या ज्योग्राफी के लिए या मेरे को मैथ्स के लिए या मेरे को पॉलिटिकल साइंस के लिए रख लिया जाए तो क्या मैं काम कर पाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाऊंगी। तो क्या बोला गया है? सही इंसान को ढूंढना, सही इंसान को रखना। मैं किस लिए बनी हूं? मैं बिजनेस स्टडीज के लिए ही बनी हूं। मैं बिजनेस स्टडीज की जॉब के लिए ही सही इंसान हूं। मैं फिजिक्स के लिए, मैं मैथ्स के लिए, मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए सही नहीं हूं, है ना। तो सही इंसान को सही जॉब के लिए ढूंढना और उस इंसान के पास वो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। जैसे कि मैं कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ, तो अगर कोई मेरे को जाके बोल दे कि तुम फिजिक्स जाके पढ़ाओ, नहीं, मेरे पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। मैं कॉमर्स के स्टूडेंट थी, मैंने कॉमर्स वाली पढ़ाई की हुई है, मैंने कोई इंजीनियरिंग वगैरह तो की नहीं हुई है जो मेरे को फिजिक्स बनती होगी, तो मैं कैसे पढ़ा दूंगी? तो मेरे पास क्वालिफिकेशन क्या है? मेरे पास क्वालिफिकेशन ही इन सब्जेक्ट्स की है, तो मैं यही पढ़ा सकती हूँ। जैसे कि एक हॉस्पिटल में किसको रखेंगे? डॉक्टर्स को रखेंगे यार, किसी टीचर को तो रखेंगे नहीं, किसी शेफ को तो रखेंगे नहीं, किसी एक्टर, किसी सिंगर, किसी डांसर को तो रखेंगे नहीं। एक डॉक्टर का क्या काम है? एक डॉक्टर का काम है कि पेशेंट्स को ट्रीट
ट्रीट करना, तो वही काम कर पाएगा। एक टीचर क्या करेगा, स्कूल में पढ़ाएगा, तो टीचर की जगह डॉक्टर को तो रख नहीं सकते। तो क्या बोला जाता है, एक सही इंसान को ढूंढना सही जॉब के लिए, प्लस उस इंसान के पास वो सही क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, और अगर आप इसी डेफिनेशन की मदद से ये मीनिंग याद रखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, तो भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलो अब और अच्छे से क्लियर करते हैं, अब और अच्छे से जानते हैं कि स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, यानी स्टाफिंग की क्या जरूरत, क्या सिग्निफिकेंस होती है एक कंपनी में, एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं यार, स्टाफिंग बिना सब सुन, मतलब स्टाफिंग बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अब देखो स्टाफिंग में क्या मेन काम है, स्टाफिंग में ये मेन काम है कि कैसे एक सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स को रखना है, कैसे उनको यूटिलाइज करना है। अब मशीन्स जो हैं अपने आप काम नहीं करेंगी, इनको चलाने के लिए इंसानों को ही रखना पड़ेगा, है ना। तो बस क्या किया जाता है, स्टाफिंग इसलिए इंपॉर्टेंट पड़ जाती है, इसलिए जरूरी बन जाती है, बिकॉज उसमें लोगों को रखना पड़ता है, अच्छे लोगों को रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये बोल रहा है, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कंपीटेंट पर्सनल मतलब वो पर्सनल वाला नहीं, पर्सनल मतलब एम्प्लॉइज वाला पर्सनल, यानी किनको रखना, रोल्स को फिल करना, जॉब पोजीशंस को फिल करना। रोल्स को आप जॉब पोजीशन के नाम से भी याद कर सकते हो। ठीक है, किसको, रोल्स को, जॉब पोजीशंस को फिल करना अच्छे लोगों से, कंपीटेंट पर्सनल से। जैसे कि मान चलो हमारे नेक्स्ट अपवर्ड्स में ही किसी सब्जेक्ट की फैकल्टी, किसी सब्जेक्ट की जो जॉब पोजीशन है वो खाली है, वो क्या है, वो ब्लैंक है। मान चलो कोई भी सब्जेक्ट है ना, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके लिए वो जॉब पोजीशन खाली है। तो जब तक कोई टीचर उस जॉब पोजीशन को फिल नहीं करेगा तब तक कोई मतलब नहीं है ना, तब तक कोई सारी चीजें व्यर्थ हैं। तो क्या बोला जाता है कि जो जॉब पोजीशन है उसको अच्छे लोगों द्वारा फिल किया जाता है। ठीक है, ताकि जो अच्छे लोग हैं, जो काम करने आए हैं, वो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। ठीक है, सो स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। स्टाफिंग फंक्शन की जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज जो खाली जगह है, खाली जो जॉब पोजीशन है उसको फिल करना है। उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक वो जो जॉब पोजीशन है, वो जो रोल है, वो जो वेकेंट जॉब पोजीशन है, वो किसी इंसान द्वारा ऑक्यूपाई ना की जाए। ठीक है, इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट वही बोलता है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही इंसान को सही जॉब पे रखना। यानी जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले अपना एग्जांपल लिया था कि मैं बिजनेस स्टडीज़ की फैकल्टी हूँ, आई कैन टीच बिजनेस स्टडीज़, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन कोई मेरे को जाके बोलेगा कि प्रॉब्लम मैम जाके आप फिजिक्स पढ़ा दीजिए, तो क्या मैं पढ़ा पाऊँगी? नहीं। वैसे ही जो फिजिक्स पढ़ाते होंगे उनको बोला जाएगा कि जाओ आप इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, अकाउंट्स पढ़ा दो, BST पढ़ा दो, क्या वो पढ़ा पाएंगे? नहीं। तो सही इंसान को सही जॉब पोजिशन के लिए रखना। दिगराज सर सोशल पढ़ा सकते हैं, है ना, दिगराज सर को मैथ्स नहीं आती, आपको पता ही होगा ना। तो अगर दिगराज सर से बोला जाए कि जाओ मैथ्स पढ़ो, तो क्या वो पढ़ा पाएंगे? नहीं, पढ़ा हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ा दे, लेकिन इतने अच्छे कॉन्फिडेंटली ना पढ़ाए जैसे शोभित सर पढ़ाते हैं। तो हर एक इंसान अपने काम के लिए ही बना होता है, तो उस इंसान से वही काम करवाया जाए जिस काम के लिए वो बना हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर। वैसे नो हार्म फॉर दिगराज सर, दिगराज सर बहुत टैलेंटेड टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन वो सोशल साइंस के लिए उनको SST सिंह राजपूत के नाम से भी जाना जाता है, तो वो सोशल साइंस के लिए बने हुए हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ और मत समझ लेना वरना पिट जाओगे। चलो तो क्या बोला गया है, स्टाफिंग एंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन। जो इंसान ने जो क्वालिफिकेशन की हुई है उसके बेसिस पे उस सही इंसान को सही जॉब पोजीशन पे बिठाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अब एंटरप्राइज का विकास कैसे होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का विकास कैसे होगा? उस बिजनेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का विकास ही तब होगा जब सही लोग सही काम करेंगे और उनके पास सही क्वालिफिकेशन होगी, है ना। मान चलो जैसे कि मैं बिजनेस स्टडीज़ की फैकल्टी हूँ, मेरे को जाके बोल दिया गया जाओ तुम फिजिक्स पढ़ाओ, मैं हर कुछ पढ़ा रही हूँ, है ना। बच्चे मेरे को बोल रहे कि क्या मैम उठा के लेके आए हैं, वो चिल्ला रहे हैं, तो हमारा कंपनी का नाम ही खराब होगा ना। सेम गोज फॉर अगर कोई मान चलो कोई ऐसा डॉक्टर रख लिया जो ऐसी झोला छाप डॉक्टर है, उसको एक्चुअली में ट्रीट करना नहीं आता, वो पहले कुछ और काम करता था, उसको ऐसे डॉक्टर बना के रख लिया गया, वो किसी भी तरीके से फ्रॉड तरीके से डॉक्टर तो बन गया लेकिन उसको काम करना आता ही नहीं है, उसके पास वो राइट क्वालिफिकेशन है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो पेशेंट्स का काम बिगाड़ेगा, पेशेंट्स को हो सकता है ऊपर टपका दे, है ना, तो वो काम बिगाड़ेगा। तो ऐसे में हॉस्पिटल का नाम खराब होगा, है ना, हॉस्पिटल का नाम खराब होगा, हॉस्पिटल की गुडविल खराब होगी। तो लेकिन अगर कोई इंसान बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करता है, वो काम करता है जो काम उसको एक्चुअली में आता है, तो काम अच्छे से करेगा।
एंटरप्राइज का नाम रोशन होगा, है ना, एंटरप्राइज का भी विकास होगा। तो क्या बोला जाता है, सही लोग सही काम करते हैं, इसलिए कंपनी का भी, इसलिए बिजनेस का भी विकास होता है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। सो बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, स्टाफिंग एंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। एफिशिएंट स्टाफ को रख के, यानी अच्छे स्टाफ को रख के जो उनको काम आता है, ऐसे स्टाफ को रख के स्टाफिंग ये मेक श्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करे और साथ साथ में ग्रो भी करे। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो, अब एक और अच्छी चीज होती है बेटा कि हम ना स्टाफिंग से ये पता कर लेते हैं कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, और कितने लोग हमें रखने हैं। मान चलो एक कंपनी में रिक्वायरमेंट है 50 लोगों की, कितने, 50 लोगों की, लेकिन रख लिए हैं 60 लोग। अब ये 60 लोग तो रख लिए, 10 लोग एक्स्ट्रा रख लिए हैं। अब इन 10 लोगों को एक्स्ट्रा सैलरी जाएगी तो फालतू में कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है। अब मान चलो 50 की जगह उन्होंने रख लिए 40, तो 40 लोग क्या पूरा काम कर पाएंगे? नहीं, वो पूरा काम नहीं कर पाएंगे, है ना, ओवरबर्डन हो जाएंगे, हर कुछ काम करके देंगे, गलत काम करके देंगे, है ना, जो काम की प्रोडक्टिविटी होगी वो खराब होगी, प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होगी वो खराब होगी, फिर कंपनी का, फिर बिजनेस का जाके नाम खराब होगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो स्टाफिंग क्या मेक श्योर करता है? स्टाफिंग ये मेक श्योर करता है कि जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है हम उतने ही लोगों को रखें, अंडर स्टाफिंग या ओवर स्टाफिंग ना हो। ठीक है, अंडर स्टाफिंग या ओवर स्टाफिंग ना हो, ये मेक श्योर करता है स्टाफिंग। ठीक है, so through manpower planning and job analysis we can find out the numbers and types of employees required in the organization। तो हम जॉब एनालिसिस की मदद से ये पता कर सकते हैं कि कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, प्लस कितने प्रकार के एम्प्लॉयज की जरूरत है, ताकि अंडर यूटिलाइजेशन, ताकि जो रिसोर्सेस है वो अंडर यूटिलाइज ना हो, वो प्रॉपर यूटिलाइज हो। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेस का, रिसोर्स फालतू में एक्सप्लॉइट ना हो। ठीक है, इज इट क्लियर? तो क्या बोला गया है, नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको और अच्छे से हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है उसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। अब देखो, एक इंसान वो काम करता है जिसको वो एक्चुअली में करना आता है, जिसको एक्चुअली वो करने में माहिर है, एक्सपर्ट है ना, तो जो वो काम सही करके देगा, अच्छे से करके देगा, तो उसके काम को पहचाना जाएगा, है ना, उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो वो मोटिवेट होगा, तो उसका जो मोरल है वो बूस्ट होगा, वो ऊपर जाएगा, वो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ेगा, है ना। अगर ऐसा इंसान उठा लिया है जिसको काम करना आता नहीं है, गलत काम कर रहा है, फिर उसको ऊपर से डांट पड़ रही है, फटकार लग रही है उसकी, फिर वो डीमोटिवेटेड फील कर रहा है कि कैसे लोग हैं, अरे भैया क्योंकि उसको वो काम आता ही नहीं है ना, तो उसको तो डांट पड़ेगी, है ना। तो ऐसे इंसान को रखना है जिसको काम आता है, और जब वो ऐसा इंसान वो काम करता है जिसको एक्चुअली में करना आता है, तो उस इंसान को फिर रिकग्निशन जब उसको मिलता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं या किसी भी प्रकार का रिवॉर्ड मिलता है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो मोरल है वो बूस्ट होता है। ठीक है, सो थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन, जो एक एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो उन्होंने रोल निभाया है, जो ऑर्गेनाइजेशन को करके दिया है, उसकी मदद से एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। यानी वो अगर अच्छा काम करके देते हैं तो उनकी प्रशंसा की जाती है, अगर वो बुरा काम करके देते हैं तो उनको डांट पड़ती है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो चलो फटाफट इधर तक आप, हाँ जी गाइस, सो आई होप यू हैव नोटेड। अब हम पढ़ेंगे कि क्या स्टाफिंग प्रोसेस होती है, यानी क्या प्रोसेस होती है, क्या स्टेप्स होते हैं स्टाफिंग में। एंड बच्चों याद रखना, आप इसको जंबल करके याद नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये प्रोसेस है ना, इसलिए मैं निमोनिक भी बना के लेके आई हूँ। निमोनिक है आपका मिसेस प्रियंका टॉक्स पेशेंटली पोलाइटली कामली। ठीक है, तो मिसेस स्टैंड्स फॉर, एम स्टैंड फॉर मेन पावर रिक्वायरमेंट, दैट इज एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट्स। ये ग्रीन पेन से मैंने लिखा हुआ है और उन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको याद रखना है और आपको सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, बिकॉज पेपर में अक्सर बच्चों केस स्टडी पूछी जाती है, अगर केस स्टडी नहीं भी पूछी जाती है तो इस तरीके से पूछते हैं कि आपसे वो पूछते हैं कि आप बताइए कि सीक्वेंस क्या है, इस स्टेप के बाद क्या आएगा, आपसे अक्सर पूछते हैं। तो आपको स्टाफिंग प्रोसेस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इसको सीक्वेंस में याद करना है, इसीलिए मैं आपके लिए निमोनिक भी बना के लेके आई हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप से, जिसका नाम है एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट। देखो एम को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, सो एम स्टैंड्स फॉर मेन पावर। ठीक है, ये देखो
इसको ग्रीन पेन से लिखा था मैंने और इसको मैंने ग्रीन पेन से अंडरलाइन भी कर दिए, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। तो पहला स्टेप क्या बोलता है, एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट, मतलब ये देखना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी मेन पावर की रिक्वायरमेंट है, उसको एस्टिमेट करना है ना, उसका पता लगाना, ठीक है। सो स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विद द एस्टिमेशन ऑफ मेन पावर रिक्वायरमेंट विच मीन्स फाइंडिंग आउट नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन नियर फ्यूचर। यानी ये पता करना जो प्रोसेस है सबसे पहले इसी तरीके से शुरू होती है, इसी स्टेप से शुरू होती है कि ये पता करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है और कितने प्रकार के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में, ताकि हम उसकी तैयारी पहले से ही करके रख लें, ठीक है। तो उसके लिए जो कंपनी होती है ये स्टेप्स लेती है। अब मेन पावर रिक्वायरमेंट को पता करने के लिए कंपनी क्या करती है, ये 2 तरीकों को पता करती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर सीबीएसई या तो इससे भी केस स्टडी बना के पूछ लेती है, ठीक है। एक केस स्टडी देती है, फिर ये बोलती है कि बताओ यहाँ पर कौन से स्टेप की बात की जा रही है और कौन सा टॉपिक है ये, ठीक है। तो आपको फिर उस तरीके से आंसर करना पड़ता है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। आई हैव मार्क्ड इट एज इंपॉर्टेंट। तो वर्कलोड एनालिसिस क्या बोलता है, वर्कलोड एनालिसिस ये बोलता है फाइंडिंग आउट नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज required to perform various job positions, jobs designed in organization structure। यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में किन किन लोगों की, कितने प्रकार के लोगों की, कितने लोगों की और कितने प्रकार के, ठीक है, कितने प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये बोलता है वर्कलोड एनालिसिस। तो ध्यान से सुनो फिर से कि वर्कलोड एनालिसिस ये बोलता है कितने लोगों की प्लस कितने प्रकार के लोगों की जरूरत हमें पड़ने वाली है, ठीक है। जबकि वर्कफोर्स एनालिसिस ये बोलता है कि ऑलरेडी हमारी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वर्कफोर्स एनालिसिस ये बोलता है, इट मींस एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी हमारे पास कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूं, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। सो फाइंडिंग नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड, ठीक है। जबकि वर्कफोर्स एनालिसिस ये बोलता है एग्जिस्टिंग लोग कितने काम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग लोग ऑलरेडी कितने काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारी प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने प्रकार के लोगों की ज़रूरत है, कितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये देख लिया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ओवर बर्डन तो नहीं है, अंडर बर्डन तो नहीं है, ये हमने पहले स्टेप में ही क्लियर आउट कर लिया। अब भैया ऐसा तो है नहीं कि लोगों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कुछ ना कुछ लोगों की तो ज़रूरत पड़ेगी, भले 1 लोगों की पड़े, 10 लोगों की पड़े, 100 लोगों की पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए रिक्रूट किया जाता है, उसके लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या होता है, रिक्रूटमेंट एक ऐसा पॉजिटिव स्टेप होता है जिसमें कैंडिडेट्स को एनकरेज किया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब पोजीशन खाली है, तो इसके लिए अप्लाई करो, ठीक है। मान चलो कोई कंपनी है, उस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन खाली है। क्या खाली है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन खाली है। तो वो किसी लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे, किसी आर्टिकल में पोस्ट करेंगे, न्यूज़पेपर वगैरह में पोस्ट करेंगे कि हमारी कंपनी में ये पोजीशन खाली है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, है ना। आपने देखे होंगे, अक्सर ऐसे पोस्ट देखे होंगे कि आप बताइए अगर आपने देखे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कहाँ पर देखा था, ठीक है। ऐसा कुछ पोस्ट उसमें लिखा रहता है कि इंडस्ट्री जो सैलरी है वो आपको बेस्ट इन इंडस्ट्री मिलेगी, या इतनी सैलरी मिलेगी 35,000 से 50,000 मिलेगी, एक्सपीरियंस हमें 2 साल का चाहिए या फ्रेशर चाहिए, ये सब डिटेल्स मेंशन की जाती हैं। वो क्या होते हैं, वो रिक्रूटमेंट का ही तरीका होता है। उसमें कैंडिडेट्स को एनकरेज किया जाता है कि उस खाली जॉब पोजीशन के लिए, उस वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए लोग अप्लाई करें, ठीक है। सो क्या बोला गया है, बेसिकली ढूंढना होता है, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन द एडवर्टाइजमेंट्स में बी डिस्प्लेड ऑन फैक्ट्री गेट। उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है या तो फैक्ट्री गेट के बाहर लगा दिए जाते हैं, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, या तो प्रिंट कर न्यूज़पेपर वगैरह में उसको पब्लिश करवा दिया जाता है। तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें कैंडिडेट्स को ढूंढा जाता है, कैंडिडेट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो क्या करें, वो अप्लाई करें, ठीक है। इज इट क्लियर। चलो, तो जैसे कि ये देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ फैक्ट्रीज वगैरह के बाहर ऐसा लिखा होता है कि भर्ती चाहिए,
है ना, 10वीं पास 12वीं पास, वो भी क्या है, वो रिक्रूटमेंट का ही तरीका है। वो अक्सर उन लोगों के लिए होता है जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो अनस्किल्ड या अनक्वालिफाइड वर्कर्स होते हैं, उन लोगों के लिए होता है। ये आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी देखा होगा, है ना। तो वो क्या है, वो रिक्रूटमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, चलो तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन। अब हमने काफ़ी सारे लोगों की एप्लीकेशंस हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी भी तरीके में क्या किया था, रिक्रूट किया था। किसी भी तरीके से क्या किया था, रिक्रूट किया था, पब्लिश कर दिया था न्यूज़पेपर वगैरह में। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी एप्लीकेशंस हमारे पास आए हैं, है ना, काफ़ी सारे लाखों लोगों ने, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो भैया लाखों लोग एक जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर देते हैं कि बड़ी कंपनी और हमारी नौकरी लग जाए, है ना। तो जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं, अब उनमें से सबको तो सेलेक्ट कर नहीं लिया जाएगा, है ना। अब एक जॉब पोजीशन खाली है, उस एक जॉब पोजीशन के लिए मान चलो 100 एप्लीकेशंस आ गई। कितनी एप्लीकेशंस आ गई, 100 एप्लीकेशंस में आ गई। तो 100 में से एक ही इंसान सेलेक्ट होगा, है ना। तो बस एक ही इंसान को कहां सेलेक्ट किया जाता है, इस सिलेक्शन वाले स्टेप में किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, इट रिफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। जो सबसे लायक, जो सबसे डिजर्विंग इंसान होता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है उस खाली जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे किया जाता है, सिलेक्शन करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, डेमो वगैरह लिया जाता है। ठीक है, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ और भी टेस्ट वगैरह होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारे टेस्ट लिए जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह होता है। तो अगर वो सारी चीज़ों को भी एक इंसान, एक कैंडिडेट क्रैक कर जाता है, तो फाइनली जाके एक इंसान को, एक कैंडिडेट को रख लिया जाता है। ठीक है, तो सिलेक्शन में ये होता है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो बच्चों इसको ना ध्यान से पढ़ना, इस स्टेप को या इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से पढ़ना, बिकॉज आपको अभी से पता चलता जाएगा कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो जॉब ऐसे लगती है। तो जॉब कैसे लगती है, जॉब इन्हीं तरीकों से लगती है। सबसे पहले आप देखोगे कि कोई भी कंपनी होती है, अपना आर्टिकल वगैरह छाप देती है, हम उसमें फिर अप्लाई करते हैं, फिर सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन अगर होता है, किन किन तरीकों से होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है, तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देन नेक्स्ट, हाँ जी, तो नेक्स्ट स्टेप है आप प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सिलेक्शन में हमने क्या किया, सिलेक्शन में हमने जो काफी सारी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हुई थी, उनमें से हमने एक आध इंसान को सिलेक्ट कर लिया जो कि डिजर्विंग एंड बेस्ट कैंडिडेट था। अब प्लेसमेंट में क्या किया जाता है, प्लेसमेंट में ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सिलेक्टेड, यानी जिस पोस्ट के लिए उसको सिलेक्ट किया गया है, उस पोस्ट को उस इंसान को दे दी जाती है, वो पोस्ट उस इंसान द्वारा ऑक्यूपाई हो जाती है। ठीक है, एंड जबकि ओरिएंटेशन में क्या होता है, अब क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो नया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो न्यू है हमारे बिजनेस में, वो न्यू है हमारे एंटरप्राइज में, तो उसके लिए उसका स्वागत किया जाता है। स्वागत नहीं करोगे हमारा स्वागत, ऐसा नहीं है कि यार कि ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। स्वागत कैसे किया जाता है, सबको उसके साथ मिलवाया जाता है, पॉलिसीज वगैरह के बारे में, कंपनी की क्या पॉलिसीज है, क्या रूल्स वगैरह हैं, उनके बारे में उसको अवगत करवाया जाता है। ठीक है, सो ओरिएंटेशन रिफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, यानी जो नया एम्प्लॉय आया है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बाकी के एम्प्लॉइज के साथ। ठीक है, बाकी के एम्प्लॉइज के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, एंड टू फैमिलराइज द न्यू एम्प्लॉइज विद द रूल्स पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो नया एम्प्लॉय आया है उसको कंपनी की रूल्स पॉलिसीज वगैरह पता चल जाए। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉइज विद द एग्जिस्टिंग वन, और जो नए एम्प्लॉय है उनको बाकियों के साथ भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो दिस इज ओरिएंटेशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब उस इंसान को प्लेस कर दिया गया है ना, दूसरे लोगों के साथ मिलवा भी दिया गया है। अब जो काम के लिए उसको सेलेक्ट किया गया है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि 100% उसको वो काम आता ही आता होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, एंड उसका साथ साथ में विकास भी करवाया जाता है। अक्सर लोग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में बहुत एक छोटी सी ना, बहुत एक पतली सी लकीर है, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, ट्रेनिंग में एक एम्प्लॉय को वही काम सिखाया जाता है जो एक्चुअली में करने आया है। ठीक है, जिस काम के लिए उसको सेलेक्ट किया गया है। जबकि डेवलपमेंट में उसकी ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस किया जाता है, यानी उस काम के अलावा जिसके लिए उसको सेलेक्ट किया गया है, उसके अलावा वो और क्या नई चीज़ें सीख सकता है और क्या नई स्किल्स सीख सकता है, ये देखा जाता है डेवलपमेंट में। ठीक है, सो टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड टू मोटिवेट देम, it is necessary to provide training and development opportunities for employees so that they can reach to top and keep improving their skill, ताकि जो एम्प्लॉयज है बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करें। ठीक है, अपना बेस्ट दें, जो काम के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है वो
उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करें, इसके लिए क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे भी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब इंसान काम कर रहा है, काम करके दे रहा है, तो वो काम कैसा कर रहा है ना, उसको सपना तो नहीं आएगा कि क्या वो काम सही कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है। जब तक उसके काम के बारे में उसको नहीं बताया जाएगा तब तक उसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो अगर उसने अच्छा किया है, उसको बोलो कि तुमने बहुत अच्छा किया है ना, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको अप्रिशिएट करो। अगर अप्रिशिएट नहीं भी करे तो उसको फीडबैक वगैरह दो कि उसने काम कैसा करके दिया है। तो यही सब हम फीडबैक वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिफर्स टू इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड, यानी कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं कि एक इंसान को इस स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करके देना है। तो अब उसके बेसिस पे एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, चेक किया जाता है। फिर क्या होता है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं एम्प्लॉयज़ को पहले से ही एडवांस में बता दिए जाते हैं, पहले से ही एडवांस में बता दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे सुपीरियर्स एक फीडबैक रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, फीडबैक रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं जो कि उन्होंने काम किया है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी जो काम करके दिया है एक एम्प्लॉय ने, उस काम को जज करते हैं, उस काम को इवेल्यूएट करते हैं और उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके देते हैं कि उन्होंने काम को कैसे करके दिया है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। तो प्रमोशन मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा कि आपने कहीं भी सुना ही होगा, है ना, कि इस इंसान का तो प्रमोशन हो गया यार। प्रमोशन मतलब क्या होता है, जो वो काम कर रहा है, ठीक है, काफ़ी साल से, काफ़ी महीनों से जो काम कर रहा है, उस लेवल पे उसको और बड़ा लेवल दे दिया जाता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, उसकी सैलरी वगैरह भी बढ़ती है। तो अगर वो काफ़ी लंबे समय से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, अच्छा काम करके दे रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक एंटरप्राइज का फर्ज बनता है कि उस इंसान को उसके काम के लिए उसका प्रमोशन भी किया जाए। ठीक है, सो क्या किया जाता है, अरे ये चेंज कौन कर रहा है यार, मेरा मोए मोए क्यों हो रहा है, पता नहीं कौन चेंज कर रहा है, खैर मैं निकाल दिए चिप। ठीक है, तो प्रमोशन में क्या किया जाता है, प्रमोशन में हायर जॉब पोजीशन दे दी जाती है जिसमें हायर पे भी होता है, यानी हायर सैलरी भी होती है, जॉब सेटिस्फैक्शन, जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बस पैसा ही बढ़ेगा, पैसा बढ़ा है तो जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अगर कोई पहले मैनेजर था लेकिन अब उसको मैनेजर हेड बना दिया गया है, ठीक है, तो उसका प्रमोशन हो गया है, प्लस उसके साथ साथ में जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, सैलरीज वगैरह भी बढ़ती हैं। ठीक है, और उसको सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो मोरल है वो भी बूस्टअप होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट स्टेप कम्स कंपनसेशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड अक्सर सीबीएसई वाले क्या करते हैं, 1 मार्कर पूछ लेते हैं या तो इसमें से कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, तो इस स्टेप को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो कंपनसेशन मतलब क्या होता है, कोई भी काम इंसान काम कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो यार इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो फ्री में तो कर नहीं रहा होगा, उसके बदले में उसको ये पैसा तो चाहिए ना, तो उसको पैसा देना, उसको कंपनसेशन देना, दैट इज ओनली कॉल्ड कंपनसेशन। अब कंपनसेशन भी ना 2 प्रकार के होते हैं, खैर वी विल discuss it. So it refers to price of the job. It includes pays, rewards and other incentives given to employees. तो उसमें क्या क्या आता है, क्या उसकी सैलरी है जो वो एक्स्ट्रा काम करके दे रहा है, उसके बदले उसको क्या रिवॉर्ड, क्या इंसेंटिव वगैरह मिल रहे हैं, और उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट भी आती हैं। डायरेक्ट पेमेंट कैसी होती है, जो सीधा काम के लिए मिलती है, जैसे कि वेजेस, सैलरी। ठीक है, इनडायरेक्ट पेमेंट कैसी होती है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी दे दी, इंश्योरेंस फैसिलिटी दे दी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे दी, आने जाने का खर्चा दे दिया। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं इनडायरेक्ट पेमेंट्स। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट मतलब जो काम के लिए उसको मिल रहा है वो है डायरेक्ट पेमेंट। ठीक है, वो क्या है, वो है डायरेक्ट पेमेंट। जैसे कि मान चलो अगर कोई एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी मान चलो 70,000 रुपये है, उसके काम के लिए 70,000 रुपये है, लेकिन वो क्योंकि उसका घर 1 घंटा दूर है, ठीक है, 1 घंटा दूर है, तो उसको आने जाने में दिक्कत जाती है, तो कंपनी वालों ने ये बोला कि उसका खर्चा हम उठाएंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वो इनडायरेक्ट पेमेंट है, जो उसको 70,000 रुपये हर महीने उसके अकाउंट में चले जाते हैं, दैट इज डायरेक्ट पेमेंट। ठीक है, अब देखो जो डायरेक्ट पेमेंट्स होती है उसको 2 प्रकार में बाइफरकेट किया जाता है। पहला होता है आपका टाइम बेस्ड, यानी ये टाइम के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है। तो पहला होता है टाइम बेस्ड। ठीक है, तो उसमें सैलरी वेजेस होती है जो कि डेली या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या फोर्टनाइटली, मतलब बोले तो 15 दिन के बेसिस पे प्रोवाइड की जाती हैं। जबकि परफॉर्मेंस बेस्ड क्या होती है कि एम्प्लॉय ने जो काम करके दिया है उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट मिलती है। जैसे कि मान चलो
कि एक कंपनी ने ये बोला अगर आप 5 यूनिट बेचते हैं तो हम आपको 5,000 रुपये देंगे, ठीक है। अगर आप 10 यूनिट बेचते हैं तो हम आपको 10,000 रुपये देंगे, ठीक है, तो हम आपको 10,000 रुपये देंगे। ये क्या हो गया, ये उनका कुछ क्राइटेरिया हो गया। हर एक कंपनी का कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस पर बेस है, अगर आपने इतना काम करके दिया तो उसके बेसिस पे हम आपको इतना पे करेंगे। दिस इज परफॉर्मेंस बेस्ड। Is it clear? So, under this method, the payment is made to employees on the basis of number of pieces or units produced by the employees. यानी employees ने कितने units बनाए हैं, कितने बेचे हैं, उसके basis पे performance based payment दी जाती है। Is it clear? चलो, so बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। चलो, नोट इट डाउन। हाँ जी गाइस, सो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं स्टाफिंग के। तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बिकॉज ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से कुछ टॉपिक्स पक्का आते हैं आपके पेपर में, पक्का केस स्टडी बन के आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहला होता है रिक्रूटमेंट, यानी मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बता दिया था प्रोसेस में, ठीक है, कि हम जब कैंडिडेट्स को एनकरेज करते हैं कि वो जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन में क्या होता है, जितने सारे एप्लीकेशंस आए हैं उनमें से डिजर्विंग कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है भाई, चेकमार्क लगा दिया जाता है। ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, ट्रेनिंग में उस काम के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब ट्रेनिंग के भी बहुत अलग अलग तरीके होंगे, वो हम आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले एलिमेंट से, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट क्या बोलता है, रिक्रूटमेंट एक ऐसी पॉजिटिव प्रोसेस होती है, मैंने आपको पहले भी बोला था, एक ऐसी पॉजिटिव अप्रोच होती है जिसमें कैंडिडेट्स को एनकरेज किया जाता है कि उस खाली जॉब पोजीशन के लिए वो अप्लाई करें। क्या करें, उस खाली जॉब पोजीशन के लिए वो अप्लाई करें, ठीक है। एंड इंड्यूसिंग देम टू अप्लाई एंड कम फॉरवर्ड फॉर फिलिंग द वेकेंट रोल्स, यानी जो खाली जॉब पोजीशन है उसके लिए वो आगे आए और अप्लाई करें। दिस इज रिक्रूटमेंट। अब इसके सोर्सेस होते हैं, बोले तो इसके कौन से तरीके होते हैं रिक्रूटमेंट में, हम वो पढ़ेंगे। पहला होता है इंटरनल सोर्स, यानी ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। ये क्या होता है, जिन जॉब पोजीशंस को हम कंपनी के अंदर से ही फिल कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोला गया है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जब एक कंपनी के बाहर से लोगों को लेके आती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या, इसको क्या बोल सकते हैं, बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम शुरू करेंगे पहले वाले टाइप से, जिसका नाम है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या बोला जाता है, द वेकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ओनली एंड नो आउटसाइडर्स जॉब पोजीशंस आर परमिटेड इन इंटरनल सोर्सेज। यानी मैंने आपको पहले भी बोला था कि कंपनी के अंदर के ही लोगों से वो खाली जॉब पोजीशंस को फिल करवा दिया जाता है, या तो किसी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा या तो किसी का प्रमोशन कर दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली दो ही तरीके होते हैं रिवाइज्ड सीबीएसई सिलेबस में। अगर कोई और तरीका है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन रिवाइज्ड सीबीएसई सिलेबस, ठीक है, तो आपकी एग्जामिनेशन में इसके दो ही तरीके आएंगे। अगर पूछते हैं तो दो ही तरीके पूछेंगे, या तो प्रमोशन या तो ट्रांसफर, उसके अलावा और वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो क्या बोला गया इंटरनल सोर्स में कि जो खाली जॉब पोजीशंस हैं उनको कंपनी के ही लोगों द्वारा फिल करवा दिया जाता है, ये होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या है भैया, सस्ता है, हमें बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो खर्चा नहीं हो रहा, तो ये अफोर्डेबल है, इकोनॉमिकल है, ठीक है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, उनको ये लगता है कि हाँ यार जो खाली जॉब पोजीशन है वो हमसे ही फिल करवा रहे हैं, हमारा ही प्रमोशन कर रहे हैं, हमारा ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी और बाहर से इंसान को नहीं लेके आ रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। ट्रेनिंग पर भी कम अमाउंट खर्च होती है। अगर किसी बाहरी व्यक्ति को बुला रहे हैं, आउटसाइडर को बुला रहे हैं, तो उसको स्क्रैच से सिखाना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन अब क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉय है वो हमारी कंपनी में ही काम कर रहा था काफ़ी लंबे समय से, ठीक है, उसको हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ वगैरह पता है, कंपनी के कायदे कानून कैसे काम करने सब कुछ पता है, तो ट्रेनिंग पर कम खर्चा होगा, ठीक है। और जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस होती है उसको भी इम्प्रूव करता है, यानी पहले वो काम कर रहा था, अब वो
अब हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में और काम करेगा, ठीक है, तो उसका जो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है वो भी होगा, ठीक है। किसी बाहरी व्यक्ति को स्क्रैच से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इधर क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को जॉब रोटेशन के फॉर्म में ट्रेनिंग मिल जाती है, ठीक है। जॉब रोटेशन यानी काम जो होता है वो रोटेट हो जाता है, उसके तरीके में, उसके वे में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिल जाती है। पहले कुछ और काम कर रहा था, अब कुछ और काम कर रहा है, उसके जरिए उसको वो पुराना वाला काम भी आता था, आ रहा है मतलब, और जो नया वाला काम है वो भी सीख रहा है। तो जॉब रोटेशन की मदद से उसको ट्रेनिंग मिल जाती है। फिर क्या होता है, जो सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जिस डिपार्टमेंट में मान चलो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम किसी और डिपार्टमेंट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान चलो एक कंपनी थी, उसके पास 50 लोग थे। कितने थे? 50 लोग थे, ठीक है। एक कंपनी का किस में डील कर रही थी? सोप में ही डील कर रही थी, बस एक ही प्रोडक्ट था, सोप। अब वो आ रही है फुटवेयर में। अब किस में आ रही है? फुटवेयर में, ठीक है। इस कंपनी को बस 30 लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन थे 50 लोग। तो अब ये जो 20 लोग हैं, 20 लोगों को क्या कर देगी? इस फुटवेयर वाले डिपार्टमेंट में डाल देगी, ठीक है। तो बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कंपनी के ही लोगों को, अपने ही लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दो, किसी और डिपार्टमेंट पे, किसी और जॉब में शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो कंपनी का भी पैसा बच जाता है और फ़ायदेमंद भी होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। अब हम पढ़ते हैं कि क्या लिमिटेशंस होते हैं। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं हमेशा बोलती आती हूँ, तो वैसे ही इसके कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस भी हैं। अब वो देखते हैं क्या। तो सबसे पहले कोई नया आइडिया नहीं आएगा। अब क्योंकि जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, हम उन्हीं का प्रमोशन, उन्हीं का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कोई नया व्यक्ति आ ही नहीं रहा है। तो नया व्यक्ति नहीं आ रहा है, नए आइडियाज़, है ना, नए ओपिनियंस, नई टेक्निक्स हमें नहीं मिलेंगी। वही जो पुराने लोगों के पास जो टैलेंट है, स्किल्स है, हम उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। कोई नया इंसान नहीं आ रहा, तो हमें फ्रेश टैलेंट या कोई फ्रेश आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। फिर चॉइस लिमिटेड रहेगी। अगर किसी कंपनी में लोग हैं भी, है ना, 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 150 होंगे, तो लिमिटेड चॉइस है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल के साथ कंपेयर करें, तो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। 10,000 कोई बड़ी कंपनी है तो लाखों लोग एक जॉब पोजीशन के लिए पागल हो जाते हैं, अप्लाई कर देते हैं, और लाखों लोगों में से बहुत सारे अच्छे लोग हमें मिल सकते हैं, आराम से एक बड़ी कंपनी को आराम से मिल सकते हैं। तो वहाँ पर चॉइस बहुत ज़्यादा रहती है, जबकि इंटरनल सोर्स में चॉइस बहुत लिमिटेड ही रहती है, ठीक है। फिर क्या है, एम्प्लॉयज़ में बिकम लेथार्जिक। एम्प्लॉयज़ ना बड़े आलसी हो जाते हैं। उनको लगता है हमारी ही तो कंपनी है ना, जिस तरीके से पहले काम कर रहे थे ना, उसी तरीके से अभी हम करेंगे। वो अपने आप को बदलते ही नहीं है, वो आलसी होते हैं, ठीक है, आलसी होने लगते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र है, अगर उनका बार बार ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। एम्प्लॉयज़ को ये लगता है पहले हम 6 महीने पहले कुछ और काम कर रहे थे, अब हमारा फिर से ट्रांसफ़र कर दिया, हम यही कुछ करते रहे क्या, तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। मुश्किल से एक काम में वो अपना मन लगाते हैं, इतने में ही उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर वो दूसरे काम में फिर से मन लगाते हैं, तो उनके लिए भी दिक्कत होती है। तो इसलिए उनकी भी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर जो नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों, तो नई ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए तो सूटेबल है ही नहीं, उसके लिए तो ये पॉसिबल है ही नहीं। बिकॉज पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वो बहुत लंबे समय से काम कर रही थी, तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे। लेकिन जो कंपनी स्क्रैच से शुरू कर रही है, जो कंपनी बिल्कुल जीरो से शुरू कर रही है, उसके पास तो कोई लोग नहीं है, है ना, तो उस कंपनी के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं इंटरनल सोर्स, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉयज़ में हैम्पर। जो स्पिरिट होती है, कॉम्पिटिशन की जो भावना होती है, वो भी कहीं ना कहीं वो भी हैम्पर होती है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। इज इट क्लियर? चलो अब हम पढ़ेंगे क्या इसके सोर्सेस होते हैं, ठीक है। हमने जान लिया इंटरनल सोर्स क्या होता है, ठीक है, इसके फायदे पढ़ लिए, इसके नुकसान पढ़ लिए। अब इसके बेसिकली 2 तरीके होते हैं, पहला होता है ट्रांसफ़र और दूसरा होता है प्रमोशन। तो ट्रांसफ़र से शुरू करते हैं। ट्रांसफ़र मतलब वही, ये जो अक्षय कुमार का मीम है ना, ये बस वही है ट्रांसफ़र। एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पे बिठा दिया, कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं बढ़ रही, कोई इसमें सैलरी नहीं बढ़ रही। पहले अगर 50,000 मिलते थे तो अभी भी उसको 50,000 ही मिलेंगे, ठीक है। कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं बढ़ रही, कोई उसकी पेमेंट नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं हो रहा, बस उसकी जो जॉब थी पहले कुछ और थी, अब कुछ और है, डेट इज़ जॉब ट्रांसफ़र। बस उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ट्रांसफ़र क्या होता है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल पता है ना, ऐसा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है, पहले इधर था अब इधर बिठा दिया, दैट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दैट इज ट्रांसफ़र। तो क्या बोला जाता है,
जनरली विद द ट्रांसफर देयर इज नो चेंज इन द कंपनसेशन लेवल एंड अथॉरिटी लेवल। जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन में ना ही कोई अथॉरिटी में चेंज आता है और ना ही कोई सैलरी में चेंज आता है जब बात की जाती है ट्रांसफर की, ठीक है। सो देयर इज नो चेंज इन प्रेस्टीज, ना ही कोई रेप्यूटेशन में चेंज आता है, और बस जो जगह होती है काम करने की वो चेंज हो जाती है। पहले इंसान इधर काम कर रहा था, अब इधर कर रहा है, दैट इज ट्रांसफर, ठीक है। तो चलो फटाफट नोट डाउन कर लो गाइस। हाँ जी गाइस, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट की तरफ, जिसका नाम है प्रमोशन। ट्रांसफर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे प्रमोशन के बारे में। सो ट्रांसफर में क्या होता था? ट्रांसफर में ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई पे की स्टेटस में चेंज नहीं होता था, लेकिन प्रमोशन में इसका रिवर्स हो जाता है। प्रमोशन एक वर्टिकल शिफ्टिंग होती है, यानी जो लेवल डाउन होता है उससे लेवल अपग्रेड होता है, ठीक है। अगर कोई पहले एक सेल्स पर्सन था तो वो सेल्स मैनेजर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका प्रमोशन। इसमें साथ साथ में जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, इज्जत स्टेटस भी बढ़ती है और पेमेंट सैलरी वगैरह भी बढ़ती है। तो क्या बोला जाता है? बोला गया है कि प्रमोशन जो है वो वर्टिकल शिफ्टिंग होती है एम्प्लॉइज की एक जॉब पोजीशन से दूसरे तरफ विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, प्लस अथॉरिटी में भी इंक्रीमेंट होता है, अथॉरिटी भी बढ़ती है। सो इन प्रमोशन द अथॉरिटी लेवल द रैंक, तो प्रमोशन में क्या होता है? जो अथॉरिटी होती है वो भी बढ़ती है, जो रैंक जो पोजीशन होती है वो भी बढ़ती है, जो पे होती है, जो सैलरी वगैरह होती है वो भी बढ़ती है, प्लस साथ साथ में जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, ठीक है। तो प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन एक वर्टिकल शिफ्ट है, वेयर इज जो ट्रांसफर है वो क्या है? एक हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। यानी अभी तक हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट खत्म हो चुका है। नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स को हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, उसके दो टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्स के बारे में। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक बात बताई थी कि जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है वो बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का ही उपयोग नहीं करते, इसमें हम आउटसाइडर्स को हायर करते हैं, इसमें हम आउटसाइडर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो वो होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कंपनी के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, एक बिजनेस के बाहर के लोगों को हम उठा रहे हैं। सो व्हेन द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी बाहर से are invited to fill the vacant job position, then it is known as external source of recruitment। तो जब लोगों को बाहर से बुलाया जाता है कि वो खाली जॉब पोजीशन को फिल अप कर दे, that is called external source of recruitment। जब बहुत सारे जॉब पोजीशंस खाली होते हैं, ठीक है, तब इंटरनल सोर्स काम नहीं आता है, तब जो चीज काम आती है वो चीज काम आती है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। प्लस साथ साथ में अगर कोई कंपनी न्यू है, अगर कोई बिजनेस न्यू है, तो उसके लिए इंटरनल सोर्स काम नहीं आएगा, तो उसको बाहर से ही लोगों को बुलाना पड़ेगा, तो वो भी एक्सटर्नल सोर्स में ही काउंट होगा, ठीक है। तो चलो अब इसके हम, अच्छा मेरे को ये बताना कि ये मीम मैंने क्यों लगाया है, दिस इज योर होमवर्क, है ना। मेरे को ये बताना कि ये मैंने मीम क्यों लगाया है, ठीक है, ये बताना क्यों लगाया है। ये अक्षय कुमार ऐसे झांक रहा है बाहर से और ये कुछ लोग हैं, बताना। जो ट्रांसफर वाला था उसका मीम मैंने ऐसे लगाया था, मतलब बस कि और ये पोजीशन चेंज हो रही है। ये वाला मीम मैंने क्यों लगाया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस की ओर, यानी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के क्या फायदे होते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फायदा ये होता है फ्रेश टैलेंट। अब क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं तो अपने न्यू आइडियाज के साथ, न्यू टैलेंट के साथ, न्यू स्किल्स के साथ आ रहे हैं, न्यू स्किल्स को लेके आएंगे, तो एक कंपनी को फ्रेश टैलेंट मिलेगा, ठीक है। फिर वाइडर चॉइस। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या डिसएडवांटेज था कि भैया हमारे पास लिमिटेड चॉइस ही थी, जो चीज वहां डिसएडवांटेजेस बन रही थी, डीमेरिट्स बन रही थी, वही चीजें आके इधर फायदा बन जाती हैं। इंटरनल सोर्स में जो चॉइस थी वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत ही कम लोग थे हमारे पास, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में बहुत चॉइस रहती है, यानी लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं इफ द कंपनी इज बिग, है ना, तो चॉइस बहुत रहती है। क्वालिफाइड पर्सन, यानी जो लोग आते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, क्वालिफाइड एम्प्लॉइज होते हैं, जिस चीज के लिए हमने बुलाया है वो उसी चीज की डिग्री, उसी चीज की पढ़ाई लेके आते हैं, ठीक है। फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। अब मान चलिए अगर कोई कंपनी इंटरनल सोर्स के जरिए ही प्रमोशन ट्रांसफर करती है,
जॉब पोजीशंस को फिलअप करती है। और अगर उन एम्प्लॉइज को पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में ही आइडिया है, नई टेक्नोलॉजी क्या है उनको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो कंपनी को ही कहीं ना कहीं नुकसान होगा, बिकॉज जो एम्प्लॉइज है उनको पता ही नहीं है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन क्योंकि लोग बाहर से आ रहे हैं, है ना, तो उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होगा, है ना। अगर कंपनी के सामने 1000 ऑप्शंस हो गए तो 1000 में से कम 400-500 लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो कंपनी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एडवांटेज नॉलेज भी मिलती है। फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, यानी अब क्योंकि बाहर से लोग आए हैं, है ना, अब क्योंकि बाहर से लोग आए हैं तो जो इंटरनल लोग होते हैं, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होते हैं, उनको ये लगता है कि यार बाहर से बुला रहे हैं, मतलब हमारे सामने और लोग आ गए हैं तो हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है, हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की भी फीलिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ एडवांटेजेस। अब हम पढ़ते हैं कि क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, क्या इसके ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अभी मैंने जस्ट आपको बोला था कि कंपटीशन की स्पिरिट आती है, उनको ये लगता है कि हमारे और भी कॉम्पिटिटर्स आ गए, अब और भी एम्प्लॉइज आ गए हैं, हमको जितने लोगों के साथ compete करना पड़ रहा था उतने लोगों के साथ अब compete करना ही पड़ेगा, लेकिन और लोगों के साथ भी compete करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या था, कंपटीशन की फीलिंग तो आती है, लेकिन साथ साथ उनको ये लगता है कि यार हमें ऐसी क्या कमी रह गई थी जो ये बाहर से लोगों को उठा के लेके आ रहे हैं, ना। तो डिससैटिस्फैक्शन भी हो जाता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में। फिर है मोर चांसेस ऑफ टर्नओवर मतलब लोगों का आना, लोगों का जाना, मतलब कंपनी में आना, ठीक है, कंपनी में आना और कंपनी को छोड़ के जाना, ये सब होता है टर्नओवर। तो इसमें एक्सटर्नल सोर्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं टर्नओवर के, बिकॉज एम्प्लॉइज बाहर से आते हैं तो वो न्यू होते हैं, देखते हैं, अगर 1-2 महीने उनको अच्छा लगता है तो ठीक है टिक जाते हैं, अगर नहीं अच्छा लगता तो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो इंटरनल सोर्स के जो रिक्रूटमेंट के जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है वो लॉयल होते हैं कहीं ना कहीं, उनको ये लगता है हम कितने महीनों से, कितने सालों से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आगे भी हम इसी कंपनी के साथ निभाते हैं, तो उनमें एक लॉयल्टी की फीलिंग होती है। लेकिन क्योंकि ये नए होते हैं तो इनमें इतनी लॉयल्टी की फीलिंग नहीं होती है, तो टर्नओवर के चांसेस भी यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है भैया, बहुत ऑब्वियस सी बात है, हम बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट करना, पोस्ट करना, है ना, उसको पब्लिश करना कि हमारी कंपनी में वेकेंट जॉब पोजीशन है, फिर उनका इंटरव्यू वगैरह लेना, तो सब मतलब इस सब प्रोसेस में क्या खर्चा जाता है, कंपनी का पैसा जाता है, तो ये जो प्रोसेस है वो कॉस्टली है। ठीक है, प्लस ये लेंदी प्रोसेस भी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हमने सेलेक्ट कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले हम कुछ पोस्ट वगैरह करते हैं, कहीं वैकेंसी डालते हैं, फिर बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से एक इंसान हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसका इंटरव्यू लेना पड़ता है, फिर उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये क्या बोल सकते हैं हम, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी ये है। इज इट क्लियर? चलो, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। हाँ जी बच्चों, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक केस स्टडी का क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। ये वाला टॉपिक नहीं, मतलब पूरा सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, है ना, सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आई एम मार्किंग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का यहां से आपको एक आध केस स्टडी का क्वेश्चन देखने को बनता ही बनता है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्या तरीका है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, पहला तरीका है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, कभी कभार कंपनी क्या करती है कि जनरली अपने गेट के बाहर या अपनी कंपनी की दीवारों पे एक ऐसा पैम्पलेट टाइप लगा देती है जिसमें उस कंपनी को, उस बिजनेस को अनस्किल्ड या अनक्वालिफाइड वर्कर्स की जरूरत होती है। तो जब वो वर्कर्स देखते हैं कि हाँ भैया इस कंपनी में भर्ती की जरूरत है, इस कंपनी में कोई वेकेंट जॉब पोजीशन खाली है, तो उस कंपनी में जाते हैं और अपना इंटरव्यू देके आ जाते हैं। तो ये जनरली उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लोग अनक्वालिफाइड या अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ फैक्ट्रीज के बाहर ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे पैम्पलेट टाइप लगे रहते हैं जिनमें लिखा रहता है भर्ती चाहिए 12वीं पास, 10वीं पास। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब उन लोगों के लिए होता है जो अनस्किल्ड या अनक्वालिफाइड वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, अरे यार ये क्या हो गया, मोई क्यों हो रहा है यार,
एक तो पता नहीं क्या होता है, बोर्ड को स्लाइड चेंज करती हूँ होता ही नहीं है। खैर देखो, तो नेक्स्ट क्या है, कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि भैया जब मन चाहे तो कॉल कर लिया, वो नहीं, ठीक है। आपका कोई इधर कोई रिलेशनशिप थोड़ी ना चल रहा है जो जब मन चाहोगे कॉल कर लोगे। इसका मतलब क्या है, देखो क्या होता है कि हर कभी या एक कंपनी ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइम ही आपको प्रोवाइड करती है कि आपको इस ही दिन या इस ही महीने आपको कॉल करना है ना, ऐसा नहीं होता। देखो अगर किसी कंपनी में जो जॉब पोजीशन है वो फिल्ड भी है, तो भी लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ये कंपनी अच्छी है तो चलो इस कंपनी में हम कॉल करके एक बार पूछ लेते हैं। उस कंपनी की जो रिसेप्शन है उस पर अपना रिज्यूम सबमिट करके आ जाते हैं, उस पर अपना रिज्यूम डिपॉजिट करके आ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, कैजुअल कॉलर्स। यानी क्या होता है, जब फिर क्या होता है, जब कंपनी में वेकेंट जॉब पोजीशन आती है ना, जब कंपनी में खाली जॉब पोजीशन हो जाती है तो कंपनी क्या करती है, जो कंपनी के पास डाटाबेस आ चुका होता है, जो लोग कॉल करके अपना रिज्यूम वगैरह सबमिट करते थे या कंपनी के रिसेप्शन डेस्क पे अपना रिज्यूम सबमिट करके चले जाते थे, उन लोगों में से कंपनी एक आध इंसान सेलेक्ट करती है, तो वो होता है कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। तो जनरली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक एप्लीकेशन फाइल वो डाटाबेस बना के रखती है जिसमें सारी वो पेंडिंग कॉल्स, पेंडिंग रिज्यूम्स वगैरह पड़े रहते हैं, ठीक है। सो विच द जॉब सीकर्स लीव विद द रिसेप्शन और डायरेक्टली पोस्ट एट कंपनी सेक्रेटरी। जो क्या करते हैं, जो जॉब सीकर्स, जिन लोगों को जॉब चाहिए होती है, वो कंपनी के रिसेप्शन डेस्क पर सबमिट करके चले जाते हैं या डायरेक्टली कंपनी की जब वेबसाइट पे पोस्ट हुआ होता है, ठीक है, उस पर भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, आप सोचोगे कि मैम अगर कंपनी को जरूरत है तभी कंपनी पोस्ट करेगी ना। कभी कभार बच्चों क्या होता है, अगर कंपनी सेलेक्ट भी कर लेती है ना, तब भी वो जो लिंक होती है, वो जो कंपनी की वेबसाइट होती है, उस पे कुछ दिनों के लिए वो जो वेकेंट जॉब पोजीशन का जो फॉर्म होता है वो पड़ा रहता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग उसको फिल कर देते हैं, ठीक है, कि कभी अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कंपनी हमें कॉल कर दे। तो बस वही हिसाब इधर होता है। सो ये जो एप्लीकेशन फाइल होती है एक वेटिंग लिस्ट की तरह कंसीडर किया जाता है। जब जॉब वैकेंसी होती है कंपनी में, तो जो सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उन लोगों को वेटिंग लिस्ट में से, उस लिस्ट में से उठाया जाता है, उनको कॉल वगैरह करके फर्दर प्रोसेस की जाती है, ठीक है। तो ये जो मैंने मीम था इसलिए लगाया था, हेलो आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, ठीक है। ये मीम इसलिए लगाया था बिकॉज इसने भी कॉल कर लिया था, है ना। तो कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी को जरूरत पड़ती है, तो जो कंपनी के पास पेंडिंग फाइल्स या जो डेटाबेस रहता है जिसमें वेटिंग लिस्ट जिसको हमने नाम दिया है, उसमें से कंपनी को जब जरूरत पड़ती है तो उन लोगों में से कंपनी कुछ लोगों को उठाती है और सिलेक्ट करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग बहुत ही कॉमन मीन्स अक्सर माना जाता है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में, ट्रेड जर्नल्स वगैरह पे एडवर्टाइज करना। अगर किसी जॉब पोजीशन, अगर किसी कंपनी में कोई जॉब पोजीशन, खाली जॉब पोजीशन है, ठीक है, तो उसमें वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में या ट्रेड या प्रोफेशनल जर्नल में जनरली यूज़ किया जाता है जब कंपनी को बहुत वाइडर चॉइस चाहिए, ठीक है। जर्नल्स में भी किया जाता है अक्सर, जो सीए वगैरह होते हैं, ठीक है। अगर किसी कंपनी में सीए की ज़रूरत है या सीएस की ज़रूरत है, तो इन लोगों की सीए एंड सीएस की अपनी इंस्टीट्यूट की जर्नल्स होती हैं, चार्टेड अकाउंटेंट जर्नल्स या कंपनी सेक्रेटरी जर्नल्स, उनमें पब्लिश कर देती हैं कि भैया हमारी कंपनी में इस कंपनी को इतने लोग चाहिए, एक सीए चाहिए, एक सीएस चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ में पब्लिश कर सकते हैं और वो एडवर्टाइजिंग में काउंट होता है, ठीक है। तो इसका फायदा ये होता है दैट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब कैन बी गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। इसका फायदा ये होता है कि एडवर्टाइजमेंट में कंपनी की डिटेल्स वगैरह ज़्यादा मेंशन की जा सकती हैं, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि बहुत सारा रिस्पॉन्स मिल जाता है, कभी कभार कंपनी को एम्पल ऑफ रिस्पॉन्स मिल जाता है और उनमें से कभी कभार जो होते हैं अनसुटेबल कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि कंपनी के पास कभी कभार फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स यानी बहुत सारा रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, देखो ये बेसिकली सरकार द्वारा रन किया जाता है। सरकार क्या करती है, जो जॉब सीकर्स होते हैं उनका रिज्यूम्स वगैरह कलेक्ट करके रख लेती है और जब ऐसी कंपनीज को जॉब पोजीशंस पे, जब कंपनी को वेकेंट जॉब पोजीशन की जरूरत होती है, यानी जब कंपनी को किसी इंसान की, किसी एम्प्लॉय की जरूरत होती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करती है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो रिज्यूम्स वगैरह सेंड कर देती है उस कंपनी को जिस कंपनी को लोगों की जरूरत है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट इज मिडलमैन बिटवीन, क्या करती है, यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करते हैं, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस और किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस और जॉब सीकर्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस और जॉब सीकर्स
के बीच में एक मिडिलमैन की तरह एक्ट करती है, एक मिडिलमैन की तरह एक्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो ये सरकार क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करते हैं, यानी सरकार रन करती है। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करती है, इन जॉब सीकर्स से क्या करती है, उनकी एप्लीकेशन कलेक्ट कर लेती है। और जब इन कंपनीज को जरूरत होती है, ठीक है, लोगों की, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है इन लोगों के एप्लीकेशंस को सेंड कर देती है। ठीक है, और उनको जो फिर इंसान पसंद आता है उनको सिलेक्ट कर लेती है कंपनी। ठीक है, सो द जॉब सीकर लीव देयर रिज्यूम एंड डिटेल्स ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस with the employment exchange, and when the organization approach employment exchange the suitable candidates are sent। तो जॉब सीकर्स क्या करते हैं, अक्सर अपना रिज्यूम, अक्सर अपनी सीवी वगैरह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को जाके सबमिट कर देते हैं। ठीक है, और जब कंपनी को जरूरत होती है तो ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वो उन लोगों की रिज्यूम्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह सेंड कर देते हैं, और उनमें से जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स या जो सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। इज इट क्लियर? ध्यान रखना बच्चों, इसको सरकार रन करती है। कौन रन करता है इसको? हमारे देश की सरकार रन करती है। नेक्स्ट है हमारा प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अभी जस्ट हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कौन रन करता है? सरकार रन करती है। लेकिन ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज है ये रन की जाती है प्राइवेट एंटरप्राइज द्वारा। ये रन की जाती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस। कौन रन करता है इसको? प्राइवेट एंटरप्राइजेस रन करती है। ठीक है, वो सरकार रन करती थी लेकिन ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस रन करती है, और जो काम सरकार करती थी वही सेम ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो काम करती हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट एंटरप्राइज होती हैं वो उस काम के लिए कुछ फीस चार्ज करती हैं। क्या करती हैं? उस काम के लिए फीस चार्ज करती हैं। सो प्लेसमेंट एजेंसीज इनवाइट द रेज्यूम एंड रिकॉर्ड फ्रॉम वेरियस जॉब सीकर्स एंड सेंड देम टू सुटेबल क्लाइंट्स। तो प्लेसमेंट एजेंसीज क्या करती हैं? रिज्यूम्स वगैरह को इनवाइट करती हैं, कलेक्ट करती हैं, ठीक है, जॉब सीकर से, और उनको सुटेबल क्लाइंट से, सुटेबल कंपनीज को जाके सेंड कर देती हैं। ठीक है, और ये जो लोग होते हैं, ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, ये बदले में फीस भी चार्ज करती हैं। क्या करती हैं? फीस भी चार्ज करती हैं। वो फीस चार्ज नहीं करते थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, और जबकि मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या होता है? मैनेजमेंट कंसल्टेंट का भी कुछ ना कुछ यही काम होता है, और मैनेजमेंट कंसल्टेंट जनरली टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, जनरली टेक्निकल प्रोफेशनल या मैनेजर प्रोफेशनल्स के लिए ये काम करती है। ठीक है, वो स्पेशलाइज होते हैं मिडिल और टॉप लेवल के प्रोफेशनल पीपल को सप्लाई करने में, यानी उसका भी काम यही होता है। लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स बेसिकली एक्सक्लूसिवली डील करती है किन में? टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट के लोगों में। ठीक है, यानी वो इतने लोअर लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स के लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ काम करती है, सिर्फ और सिर्फ किसको हायर करवाती है? वो सिर्फ और सिर्फ हायर करवाती है टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोगों को। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। अक्सर आपने सुना होगा अपने आसपास किसी दीदी भैया की नौकरी लग गई, किसी दीदी भैया की जॉब लग गई, कॉलेज से ही जॉब लग गई, आपके मम्मी पापा ने आके आपको बताया कि पता है वो जो बाजू में रहते हैं ना शर्मा जी के बेटे की ना नौकरी लग गई है, जॉब लग गई है, वो भी कॉलेज के जरिए। तो वो कॉलेज के जरिए जो आपके मम्मी पापा बोलते हैं उनको एक्चुअली अच्छे में डिटेल में पता नहीं होता। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। अक्सर कंपनीज क्या करती हैं, जब कंपनी को फ्रेशर्स की, जब कंपनीज को यंग लोगों की, जब कंपनीज को यंग अडल्ट्स की जरूरत होती है तो कंपनीज जाती हैं कुछ कॉलेजेस में, कुछ इंस्टीट्यूट्स में, और वहां से और उस इंस्टीट्यूट या कॉलेज से कुछ बच्चों को उठाती हैं और सेलेक्ट करती हैं। ठीक है, कंपनीज जनरली इसलिए ऐसा करती हैं बिकॉज जो यंग लोग होते हैं उनका माइंड बहुत शार्प होता है, प्लस उनको कंपनीज अपने हिसाब से भी मोल्ड कर सकती हैं। इसलिए कंपनी उस वक्त कैंपस रिक्रूटमेंट का सहारा लेती हैं। तो क्या बोला गया है? द ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर फ्रेश ग्रेजुएट्स बिकॉज दे कैन बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जो फ्रेशर्स होते हैं, आप क्योंकि ये पहली बार काम कर रहे हैं, कहीं और से काम नहीं करके आए हैं, तो इनको अपने हिसाब से इनको मोल्ड भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर दिस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज मोर कॉमन फॉर इंजीनियर्स, प्रोफेशनल कॉलेजेस, यानी किसके लिए जाता है? सूटेबल माना जाता है इंजीनियर्स के लिए, प्रोफेशनल कॉलेजेस के लिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए, ताकि उनको फ्रेश ग्रेजुएट्स मिल पाए। प्लस साथ में जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर वगैरह की पढ़ाई की होती है, BSc कर लिया, MCA कर लिया, MBA वगैरह कर लिया जिन्होंने, ठीक है, अगर कुछ MBA किया हुआ है, BBA किया हुआ है, तो भी जो कुछ कंपनीज होती हैं वो कॉलेजेस में जाके कैंपस रिक्रूटमेंट के जरिए फ्रेशर्स को हायर करती हैं। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज। इसका मतलब क्या होता है? रेकमेंड करना, किसी के सुझाव पे रखना,
रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज, मतलब जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उन लोगों के सुझाव पे किसी और को रखना। जनरली क्या होता है, कंपनी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, तो जब भी एक कंपनी में जॉब पोजीशन खाली होती है, कोई भी वेकेंट जॉब पोजीशन आती है ना, तो कंपनी क्या करती है, जो लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको बोलती है कि अगर आपकी नज़र में कोई आपका दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई फ्रेंड हो, कोई फैमिली मेंबर हो, तो जिन्होंने ये डिग्री जिनके पास है, जो खाली जॉब पोजीशन के लायक है, उनको ज़रूर बोलना, ठीक है, उनका ज़रूर हमें रेफर करना, ठीक है, उनका ज़रूर हमें रिज्यूम वगैरह सेंड करना। तो वो क्या होता है, वो होता है रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज। जैसे कि मान चलो नेक्स्ट टॉपर्स में किसी सब्जेक्ट की वैकेंसी खाली है, ठीक है, मेरे को प्रियंका मैम ने बोला या देवराज सर ने बोला कि प्रवीण मैम अगर आपकी नज़र में कोई फैकल्टी है जो ये सब्जेक्ट पढ़ा पाए तो प्लीज़ हमें बताएं। वो क्या होगा, वो होगा रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज। इज इट क्लियर? सो मैनी फर्म्स एनकरेज देयर एम्प्लॉइज टू रिकमेंड द नेम्स ऑफ देयर फ्रेंड्स। तो बहुत सारी जो फर्म्स होती हैं वो इस चीज़ को एनकरेज करती हैं कि जो जॉब पोजीशंस खाली आई हैं उस जॉब पोजीशंस के लिए उन एम्प्लॉइज़ को बोला जाए कि अपने दोस्त यार के, रिश्तेदार के और जो जान पहचान के लोग हैं उन लोगों के नाम रेफर करें ताकि जो खाली जॉब पोजीशन है वो फिलअप हो जाए। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, है ना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपने अक्सर सुना होगा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर वो जो घर वगैरह बनाते रहते हैं, घर मकान बनाते हैं, उनका एक ठेकेदार होता है, उनका एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो बस वही होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो जब कंपनी को अनस्किल्ड या अनक्वालिफाइड, मतलब जनरली मजदूरों वगैरह की, लेबरर टाइप्स वर्कर्स की जरूरत पड़ती है तो कंपनी किससे बात करती है, कंपनी बात करती है लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है। ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये जो ठेकेदार होता है, इसका रिश्ता किसके साथ होता है, इसका रिश्ता होता है लेबरर्स के साथ, बाकी के वर्कर्स के साथ, ठीक है। तो जब कंपनी को बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, मान चलो कोई कंपनी को कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई और ब्रांच खड़ी करनी है जिसके लिए कंपनी को वर्कर्स वगैरह चाहिए, तो कंपनी इस लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट करती है और बोलती है कि भैया हमें 25-30 वर्करों की जरूरत है, जरा ले आओ, ठीक है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है, वो क्लोज कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है उन वर्कर्स के साथ, और कंपनी के कहने पे वो ठेकेदार अपने बाकी के मजदूरों को भी ले आता है। इसका नुकसान ये है कि अगर कंपनी की कॉन्ट्रैक्टर से नहीं बनी, अगर कंपनी की ठेकेदार से नहीं बनी, तो ठेकेदार खुद तो छोड़ के जाएगा ही जाएगा कंपनी, लेकिन साथ साथ में अपने 20-25 मजदूरों को जिनको अपने साथ लेके आया है उनको भी अपने साथ लेके जाएगा। तो उसका एक डिसएडवांटेज ये माना जाता है, ठीक है। आपसे 1 मार्कर में ये पूछ सकते हैं। सो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेबर्स एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स एट शॉर्ट नोटिस, यानी बहुत ही इमीडिएट नोटिस पे, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये काफ़ी सारे वर्कर्स प्रोवाइड कर सकता है कंपनी को। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, ठीक है। तो ये न्यू रिसेंट ट्रेंड है कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारे चैनल्स पे, वेरियस चैनल्स पे जो खाली जॉब पोजीशन होती है, जो वेकेंट जॉब पोजीशन होती है, उसके रिगार्डिंग टेलीकास्ट कर दिया जाता है, ठीक है। वो क्या टेलीकास्ट करते हैं, वो टेलीकास्ट करते हैं कि जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस जरूरी है कैंडिडेट में, वो सारी चीज़ों को भी साथ साथ में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। फिर है लास्ट है वेब पब्लिशिंग। आई गेस दिस इज लास्ट ओनली, हाँ ये लास्ट ही है। फिर लास्ट है वेब पब्लिशिंग। तो वेब पब्लिशिंग में क्या होता है, जो इंटरनेट में देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स, यानी कुछ ऐसी वेबसाइट्स, कुछ ऐसे ऐप्स, एप्लीकेशंस होते हैं जो स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं उन लोगों के लिए जिनको जॉब चाहिए, जॉब सीकर्स के लिए ये ऐप्स बनाए जाते हैं। जैसे कि हो गया naukri.com, है ना, आपने सुना ही होगा, अक्सर आपने सुना ही होगा naukri.com, monster.com, है ना, naukri.com, monster.com, Indeed, Shine, ये सारे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिन ऐप्स पे आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए बनाए जाते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब सीकर्स एंड कंपनीज विच हैव वेकेंट जॉब पोजीशन। तो जिन कंपनीज को जॉब्स की जरूरत है वो कंपनीज क्या करती हैं, अपना जो वेकेंट जॉब पोजीशन होती है उसको पब्लिश कर देती हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं उस ऐप्स में, और जिन लोगों को जॉब्स चाहिए वो लोग उस ऐप को विजिट कर सकते हैं एंड उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट यहाँ पर खत्म होते हैं। एक केस स्टडी का क्वेश्चन पक्का यहाँ से बनता ही बनता है, भले ये थोड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन ये लेंदी नहीं, मतलब ये ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन ये थोड़े छोटे छोटे हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं कि क्या अंतर होता है इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बीच में।
आई होप आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ ही गया होगा, मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया, इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं। आई गेस कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उन्हीं की मदद से हम वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिलअप कर रहे हैं। वहीं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जो नए लोग हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं जो हमारी खाली जॉब पोजीशंस हैं उनको फिलअप करें, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, क्या डिफरेंस बिटवीन, फिर सब बाएं हाथ का खेल होता है ना। मैं हमेशा से ये बात बोलते आई हूँ। तो आपको हमेशा अपनी पकड़ कॉन्सेप्ट पे बनानी है, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। बाकी डिफरेंस बिटवीन से, मेरिट से, डीमेरिट से घबराना नहीं है। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि मैम इतने सारे मेरिट है, इतने सारे डीमेरिट है, कैसे याद करें। अब भैया मैं हमेशा ये बोलती हूँ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो बाकी की चीज़ें यूँ आ जाती हैं, बाकी की चीज़ें मतलब बहुत ही फिर चुटकी भर का खेल है, ठीक है। चलो, तो टाइम क्या है भैया, इसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, फटाफट उन्हीं लोगों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है। जबकि ये जो प्रोसेस होती है ये थोड़ी लंबी होती है, लेंदी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इकोनॉमिकल, ये जो इंटरनल रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो सस्ती पड़ती है, इकोनॉमिकल अफोर्डेबल होती है, बिकॉज इसमें बाहर से उठाने का खर्चा इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी होती है उसमें ज़्यादा खर्च होता है कंपनी का, बिकॉज कंपनी को मैगजीन्स में, टीवी पे या न्यूज़पेपर्स में या जर्नल्स में पब्लिश करवाना पड़ता है, और फ्री में तो आजकल कुछ होता नहीं है, तो भैया उसके लिए पैसा भी देना पड़ेगा। तो वो जो प्रोसेस है उसमें पैसा लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी में क्या बोला जाता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट में बहुत ही लिमिटेड चॉइस रहती है, बहुत ही लिमिटेड स्कोप रहता है, बिकॉज जितने लोग थे हमारे साथ उतने ही लोगों में से हमें सिलेक्ट करना है। लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में बहुत चॉइस रहती है, एम्पल ऑफ चॉइस रहती है, वेराइटी ऑफ पीपल के एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, इसमें जो कंपनी की जो इंटरनल रिक्रूटमेंट में जो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है उनका जो मोरल होता है वो बूस्टअप होता है। उनको ये लगता है कि हमारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारा ही यूज़ किया जा रहा है वेकेंट जॉब पोजीशन को फिलअप करने के लिए। लेकिन इससे क्या होता है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज का जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है। दे डू नॉट गेट चांस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिकॉज उनको उनके विकास का कोई स्कोप नहीं दिखता। इज इट क्लियर? तो फटाफट इधर नोट डाउन कर लो। हाँ जी, तो अब हम शुरू करेंगे हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है सिलेक्शन। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया हमारा रिक्रूटमेंट टॉपिक। अब हम शुरू करेंगे सिलेक्शन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिलेक्शन का क्या मतलब होता है। तो सिलेक्शन में क्या होता है, जो एप्लीकेशंस हमें रिक्रूटमेंट में मिली हैं, यानी अगर मान चलो 100 मिली है, 150 मिली है, 200 मिली है, जितनी भी मिली है उनमें से हमें बेस्ट, उनमें से हमें सूटेबल, उनमें से हमें डिजर्विंग कैंडिडेट को सेलेक्ट करना पड़ता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो सिलेक्शन इज कैन बी डिफाइंड एज चूजिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग, यानी सबसे अच्छा, सबसे लायक, सबसे डिजर्विंग एंड सबसे सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है ताकि जो खाली पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में वो फिलअप हो जाए। जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रोसेस होती है, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रोसेस होती है, बिकॉज यहाँ पर हमें बाकी सारे लोगों का दिल तोड़ के एक इंसान को सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक नेगेटिव प्रोसेस बन जाती है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे कि सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है, यानी कैसे एक कैंडिडेट को, कैसे एक इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया जाता है उस खाली जॉब पोजीशन के लिए। तो अब हम बेसिकली सिलेक्शन की प्रोसेस की शुरुआत करने वाले हैं। अब हम बेसिकली सिलेक्शन की प्रोसेस की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब हम फाइनली शुरू करने वाले हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी अक्सर क्वेश्चन बन के आ जाता है, इससे भी अक्सर क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। इज इट क्लियर? चलो, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यानी सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। एंड बच्चों रिमेंबर, इस प्रोसेस को भी आपको सीक्वेंस में ही याद करना है, जंबल करके इधर उधर करके याद नहीं करना है, बिकॉज सीबीएसई यहाँ से क्वेश्चन बना के पूछ लेती है, स्टेप्स मैच करने को बोल देती है या ऑर्डर पूछ लेती है, तो इसको सीक्वेंस वाइज ही याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी सबसे पहले शुरुआत की जांच की जाती है। कैसे
कैसे शुरुआत की जांच की जाती है, इसमें जो बेकार कैंडिडेट्स हैं, जो मतलब बेकार नहीं, जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं, जो लोग डिजर्व नहीं करते, उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है, उन लोग के आगे एक रॉन्ग का मार्क लगा दिया जाता है, उन लोगों को मतलब हटा दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जो अनसुटेबल लोग होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। सो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग इज डन टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट सूटेबल नहीं है, जो कैंडिडेट्स फिट नहीं बैठते हैं, उन लोगों को हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, जो अनक्वालिफाइड या अनसुटेबल लोग हैं उनको हटा दिया गया। फिर कंपनी क्या करती है, फिर कंपनी बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी बहुत सारे रिटन टेस्ट लेती है ताकि इंडिविजुअल की, ताकि जो एम्प्लॉय, ताकि जो इंसान को सेलेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में कुछ जानकारी मिले। अब जो टेस्ट होते हैं वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, बेसिकली ये टेस्ट होते हैं, इनमें से भी एक क्वेश्चन पक्का बन के आ सकता है, इनमें से भी पक्का क्वेश्चन बन के आ जाता है। सीबीएसई अक्सर केस स्टडी में ये भी पूछ लेती है कि एक टेस्ट वगैरह बना के दे देती है और पूछती है कि अब आप ये बताओ कि यहाँ पर कौन से टेस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में ये देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल है वो उसका जो आईक्यू का लेवल है वो कितना है, यानी वो बुद्धिमान है, होशियार है या ऐसे बेवकूफ़ टाइप है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ऐसा दिमाग से रिलेटेड टेस्ट होता है जिसमें इंडिविजुअल की आईक्यू लेवल को, इंटेलिजेंस क्वेश्चन लेवल को चेक किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, This test is conducted to find out the potential of learning new job in the candidate. कैंडिडेट में ये देखा जाता है कि ये जो शख्स है वो कितना नया काम सीख सकता है, वो नई स्किल को, नए काम को कितने अच्छे तरीके से सीख सकता है। That is called aptitude test. वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अरे यार इधर वो नहीं था, इधर मैं बना देती हूँ यार, इधर बुलेट पॉइंट नहीं है बेटा ना भाई, ये क्या हो रहा है यार, मोई क्यों हो रहा है मेरा। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल है वो नए काम को कितना सीख सकता है। फिर होता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में बेसिकली इंसान का बिहेवियर कैसा है वो मापा जाता है, वो देखा जाता है। बिकॉज अगर इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन बहुत एरोगेंट है, लेकिन वो बहुत घमंडी है, बहुत लड़ाकू किस्म का है, बिल्कुल उसकी किसी के साथ नहीं बनेगी, तो ऐसा एम्प्लॉय भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, इस टेस्ट में बेसिकली इंसान का जो बिहेवियर है, उसके जो इमोशंस हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है, सो पर्सनालिटी टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट। जो कैंडिडेट है उसका बिहेवियर कैसा है ये देखा जाता है, उसका नेचर कैसा है ये देखा जाता है। द मोटिवेशन लेवल ऑफ द कैंडिडेट इज ऑल्सो टेस्टेड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसके लिए इस टेस्ट में इंसान का मोटिवेशन कितना है, कितना उसमें जज्बा है काम करने के रिगार्डिंग, वो भी देखा जाता है। ठीक है, फिर ट्रेड टेस्ट क्या होता है। ट्रेड टेस्ट में बेसिकली ये देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल में ऑलरेडी एक इंडिविजुअल को क्या आता है, ऑलरेडी एक इंडिविजुअल में कितनी स्किल्स है, उसको एग्जिस्टिंग स्किल्स उसमें कितनी है, ये देखा जाता है ट्रेड टेस्ट में, ये देखा जाता है ट्रेड टेस्ट में। ठीक है, इंटरेस्ट टेस्ट में फिर क्या होता है, आखिरी टेस्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है कितना इंटरेस्ट है उसका और भी कामों में, यानी जॉब के अलावा भी और क्या वो नई चीज़ें सीख सकता है। ठीक है, उसकी ज़ील कितनी है बाकी और चीज़ों को लेके, ये देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कहाँ है, ये देखा जाता है इंटरेस्ट टेस्ट में। सो दिस टेस्ट is conducted to find out the type of job in which candidate has more interest। ये देखा जाता है कि कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है, as well as the people, as all the people have fascination for some jobs and others। यानी हर एक इंसान का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो होता ही होता है। जैसे कि अगर मेरे से पूछा जाए तो आपको और अच्छा क्या लगता है करना, तो मेरे को डांस करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट टेस्ट में बेसिकली एक इंसान का और कहाँ इंटरेस्ट है वो भी देखा जाता है। इज इट क्लियर? चलो अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप। सबसे पहले क्या किया, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग किया, उसमें जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उनको हटा दिया गया, फिर टेस्ट हुए काफ़ी सारे, फिर अब होगा उसका इंटरव्यू। अगर कोई इंसान सारे टेस्ट को भी सक्सेसफुली क्लियर कर लेता है फिर उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए बेसिकली एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलाई जाती है। वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सामने वाले का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में बेसिकली सामने वाले का कॉन्फिडेंस कितना है वो चेक किया जाता है। आपने अक्सर यूट्यूब पर या इंस्टा की रील्स पर देखा होगा कि जब इंटरव्यू लिया जाता है
तो लोग अक्सर घबराए हुए होते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है, बिकॉज आपका बेसिकली कॉन्फिडेंस ही चेक किया जाता है। बाकी चीज़ें तो हम बाद में भी देख सकते हैं, है ना, लेकिन इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि इंसान कितना सक्षम है, कितना कॉन्फिडेंट है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक मैंने देखी थी एक रील, एक YT पे मैंने एक रियलिटी की वीडियो देखी थी जिसमें ये पूछा गया था एक इंसान से, एक लड़का था, ठीक है, वो इंटरव्यू देना है, उससे ये पूछा कि आपकी शर्ट में बटन्स कितने हैं। वो 2 मिनट के लिए घबरा गया, वो गिनने लगा। ऐसा नहीं करना था, उसको तुक्के में बोल देना था 5 है, 6 है, 7 है। कॉन्फिडेंस लेवल यही तो चेक करना था, ठीक है। और एक इंसान को बोला था, एक मेरे भैया थे, वीर जी थे, वो मेरे को बता रहे थे कि उनका किसी दोस्त को बोला था कि आपको खिड़की से छलांग लगानी है, ठीक है। जो एक्सपर्ट थे उन्होंने ये बोला, जब उनके दोस्त का इंटरव्यू था तो उनके दोस्त को ये बोला कि आपको खिड़की से छलांग लगानी है। तो वो बहुत होशियार था, उसने क्या किया, खिड़की पर चढ़ा और अंदर की तरफ छलांग लगा ली। तो ये कॉन्फिडेंस ही तो चेक किया। अब कोई इंसान ऐसा तो है नहीं यार कि बाहर छलांग लगाएगा, सुसाइड तो करेगा नहीं, कोई मरना तो चाहेगा नहीं। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, ठीक है। चलो और भी देखी जाती हैं, अगर किसी को और डाउट है कि भैया सैलरी वगैरह कितनी होगी तो वो इंसान पूछ सकता है इंटरव्यू में भी, ठीक है। सो टू कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड। तो एक एक्सपर्ट की पैनल, एक एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाई जाती है। इस इंटरव्यू के बहुत सारे फायदे होते हैं रिटन टेस्ट के मुताबिक, बिकॉज इसमें आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर सकते हो, ये देख सकते हो कि इंसान को कितनी प्रोफेशनल नॉलेज है, जिस काम के लिए वो आया है उसको उसके रिगार्डिंग कितनी नॉलेज है, और भी अब बाकी के XYZ चीज़ें उससे पूछ सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या होता है, चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड्स। अब जब एक इंसान अप्लाई करता है ना तो कुछ रेफरेंसेस भी देता है, जैसे कि अपनी मार्कशीट्स वगैरह दी थी, 10th में मेरे इतने % थे, 12th में इतने थे, मैंने इधर काम किया है, इतने साल काम किया है, मैं इधर से मैंने पढ़ाई की, इस कॉलेज से पढ़ाई किया, उस कॉलेज में मेरे इतने % बने थे। तो बेसिकली जो रेफरेंसेस दिए गए हैं, जो बैकग्राउंड वगैरह है, उसको क्रॉस चेक किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट को 2 रेफरेंसेस के नाम देने को बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। फिर अगर वो जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यू को भी सक्सेसफुली क्लियर कर लेता है, अगर वो इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेता है तो जो फिर कंपनी होती है वो क्या करती है, जो से रेफरेंसेस वगैरह दिए हैं उसको क्रॉस चेक करती है, उसको क्या करती है, उसको फिर से एक बार चेक करती है, ठीक है। चलो सैलरी कितना लोगे डिस्कस कर लें, बेचारा कितना खुश हो गया है ना। आप अपनी सैलरी के बारे में भी यहाँ पर पूछ सकते हो, कहाँ पर, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हो, ठीक है। ये कौन है बताओ, राजू है ना, राजू अपना 3 इडियट्स वाला। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन डिसीजन। अगर इतना कुछ भी हो जाता है, इंटरव्यू भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है ना, फिर रेफरेंसेस वगैरह भी सही निकलती हैं, फिर कंपनी डिसाइड करती है कि अब इस इंसान को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये कंपनी डिसाइड करती है। तो जो कैंडिडेट टेस्ट को भी पास कर लेते हैं, इंटरव्यू को भी पास कर लेते हैं, रेफरेंसेस वगैरह को भी चेक कर लेते हैं, उनको सिलेक्शन लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। और मैनेजर्स ये सोचते हैं कि क्या भैया इसको सेलेक्ट करें या ना करें। जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट होता है, जिसने बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू दिया, जिसके रेफरेंसेस वगैरह भी सही निकले, उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनका डिसीजन लिया जाता है बेसिकली, ठीक है। फिर क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ये भी हो गया तो उसका भैया मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। ये देखा जाता है कि भैया कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी है जो फैलने वाली है, जो कंटेजियस है, जिससे और लोग भी अफेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसे इंसान को नहीं रखा जाता है। कोई ऐसी बीमारी है, अगर कोई दिल की बीमारी है, अगर जो कैंडिडेट है बहुत जल्दी घबरा जाता है, छोटी छोटी बातों पर वो घबरा जाता है, उसको दिल धड़कने लगता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, तो ऐसे इंसानों को भी नहीं रखा जाता है ना। जिसका जो बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेता है, ऐसे इंसानों को भी अक्सर कंपनी नहीं रखती है। तो जनरली मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। ये अक्सर गवर्नमेंट कंपनीज में बहुत होता है, ठीक है। आर्मी वगैरह के लिए, डिफेंस वगैरह के लिए ये टेस्ट ज़रूर करवाया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जॉब ऑफर। अब जो लोग मेडिकल टेस्ट को भी क्लियर कर लेते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन को भी क्लियर कर लेते हैं, उनको जॉब ऑफर दिया जाता है। उनको क्या दिया जाता है, जॉब ऑफर दिया जाता है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। इस पे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है, कौन सी आपकी तारीख है, किस तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो दिया जाता है। क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी जॉब की, ये सब चीज़ें मेंशन की जाती हैं, ठीक है। तो क्या भेजा जाता है, जॉब को ऑफर किया जाता है उस कैंडिडेट को। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर ये सब भी हो जाता है, अगर जो एम्प्लॉय है, जो कैंडिडेट है, जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। यानी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक
कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एम्प्लॉय ये साइन करता है कि हाँ भैया मैं इस कंपनी में अब जॉब करने जा रहा हूँ। एम्प्लॉयर भी इन सब बातों को एग्री करता है। ठीक है। तो जब एक कैंडिडेट जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, साइन कर लेता है, तो वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो उसमें कॉमन कंटेंट्स क्या होते हैं कि क्या एक इंसान का काम रहेगा, जैसे कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेटर में क्या लिखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर में क्या लिखा गया है कि मैं बिजनेस स्टडीज़ की फैकल्टी हूँ। ठीक है। वो दिग्रासर और मेरे बीच में साइन किया गया है बिकॉज ही इज़ आवर एम्प्लॉयर, है ना, और मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, तो हमारे बीच में साइन हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या काम है, कितनी सैलरी रहेगी, क्या क्या और अलाउंसेस मिलेंगे कंपनी की तरफ से, कितने घंटे काम करना है, छुट्टी कितनी ले सकते हैं, एक महीने में कितनी छुट्टी लेनी है, कितने पैसे वगैरह कटेंगे। ठीक है। क्या रूल्स हैं, अगर आपने कुछ गलत काम किया तो कंपनी आपके खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है, क्या कंपनी के डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, क्या प्रोबेशन पीरियड है, कितने टाइम तक आपको ट्रायल के लिए रखा जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मैंशनड होती हैं। इज इट क्लियर? यहाँ से भी पक्का एक आध क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। चलो अब देखते हैं। अब क्या है, मैंने फिर से बोला था कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो क्या नेगेटिव, क्या मेरिट्स, क्या उसके डीमेरिट्स, है ना, क्या डिफरेंस बिटवीन, बस फिर से वही आ गया कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच का अंदर बताओ। तो सबसे पहले क्या होता है कि सूटेबल कैंडिडेट्स को हम सर्च करते हैं, एनकरेज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। सिलेक्शन में क्या होता है, इसमें जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। रिक्रूटमेंट किसके पहले आती है? सिलेक्शन के पहले आती है। और सिलेक्शन की शुरुआत कब होती है? सिलेक्शन की शुरुआत तब होती है जब रिक्रूटमेंट खत्म होता है। जब रिक्रूटमेंट खत्म होगा तब ही सिलेक्शन शुरू होगा। ठीक है। फिर ये क्या है, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है बिकॉज इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज किया जाता है ताकि वो उस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। ये एक नेगेटिव प्रोसेस होती है बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का दिल तोड़ा जाता है, काफ़ी सारे लोगों को रिजेक्ट किया जाता है और जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। फिर ये क्या है, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएटेड नहीं होता है ना, बिकॉज इसमें हमने किसी को सिलेक्ट ही नहीं किया। जबकि सिलेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इज इट क्लियर? चलो तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। हाँ जी, तो अब हम शुरू करेंगे हमारा इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट ही टॉपिक, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो ट्रेनिंग वाला पोर्शन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसकी जो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स हैं उसमें से पक्का एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही सकता है, तो उस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना। अब जानते हैं कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय को वो काम सिखाना जिस काम के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में आया है या जिस काम के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट किया गया है, वो होता है ट्रेनिंग। जैसे कि मान चलो कोई कैमरा है, ठीक है, कोई कैमरा नहीं है, कोई कैमरामैन है, कोई स्टूडियो मैनेजर है, तो उसको क्या सिखाया जाएगा कि कैसे उसको कैमरा वगैरह चलाना है, कैसे उसको चालू करके देना है, ये सारा सिस्टम वगैरह। हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करो, जिसके अभिषेक भाई है मान चलो, है ना, तो ट्रेनिंग में उनको क्या सिखाया जाएगा? ट्रेनिंग में उनको ये सिखाया जाएगा कि कैसे कैमरा वगैरह ऑपरेट करना है, कैसे फोकस वगैरह सही करना है, कैसे वीडियोस वगैरह डालनी है। ठीक है। ये सब काम उनको सिखाया जाएगा। जिस काम के लिए वो आए हैं, स्टूडियो मैनेजर का काम, वो काम उनको सिखाया जाएगा। ठीक है। जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो फोकस करता है ओवरऑल ग्रोथ पे। वो क्या फोकस करता है? वो किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है कि एम्प्लॉय का पूरा सुधार कैसे करें, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट या ओवरऑल ग्रोथ कैसे करें, वो कहता है डेवलपमेंट। ठीक है। सो ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब, यानी जो स्किल चाहिए एक इंसान में वो काम उसको सिखाना। जबकि द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। तो कैंडिडेट्स को इसलिए ट्रेनिंग सिखाई जाती है, इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो वो काम है उसको उस तरीके से कर पाए। ठीक है। फिर डेवलपमेंट क्या बोलता है? डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। जबकि डेवलपमेंट फोकस करता है एम्प्लॉय के पूरे ग्रोथ पे, ओवरऑल ग्रोथ पे वो फोकस करता है। वो फोकस करता है पर्सनल ग्रोथ पे और सक्सेसफुल एम्प्लॉयज डेवलपमेंट पे, यानी कैसा एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है और वो और चीज़ें क्या सीख सकता है, वो कहता है डेवलपमेंट। मान चलो जैसे कि अभिषेक भैया हैं, ठीक है, उनको कैमरा का काम सिखाया जा रहा है, स्टूडियो को मैनेज करना सिखाया जा रहा है, वो है ट्रेनिंग। वो काम सिखाया जाएगा तो वो ट्रेनिंग का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन अगर उनको एडिटिंग भी सिखाई जा रही है, कैसे बात करनी है, कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो वो डेवलपमेंट होगा बिकॉज उनमें वहाँ उस चीज़ में वहाँ पे उनकी ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। तो जो डेवलपमेंट
है, काफ़ी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है अगर मैं बात करूं, अगर मैं कंपेयर करूं ट्रेनिंग के साथ। इज इट क्लियर? तो जो डेवलपमेंट है वो बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग के मुकाबले, बिकॉज इसमें जो ट्रेनिंग होती है सिर्फ एक ही हिस्से के लिए प्रोवाइड की जाती है, जबकि डेवलपमेंट फोकस करता है ओवरऑल ग्रोथ पे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब हम जानते हैं कि क्या क्या फायदे होते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदे होते हैं, यानी ट्रेनिंग देने के क्या फायदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहला सिस्टमैटिक लर्निंग है ना। देखो, जब एक इंसान को काम सिखाया जाता है तो वो ट्रेंड हो जाता है, जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो ट्रेंड हो जाता है, तो वो अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है, अनट्रेंड एम्प्लॉय है, तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो जो ट्रेंड एम्प्लॉय होता है वो सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक लर्निंग के जरिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है इन कंपैरिजन टू अनट्रेंड एम्प्लॉय। सो ट्रेनिंग इज सिस्टमैटिक लर्निंग। अ ट्रेंड एम्प्लॉय टेक्स लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब एज कंपेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय। तो वही जो मैंने आपको बात बताई कि जो ट्रेंड एम्प्लॉय है वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है इन कंपैरिजन टू अनट्रेंड एम्प्लॉय। फिर है एनहांस एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। जो एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, वो हमेशा हाइयर रहती है इन कंपैरिजन टू अनट्रेंड एम्प्लॉयज़। प्लस इज ऑलवेज बेटर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यानी वो काम भी अच्छा करके देते हैं, क्वालिटी का काम करके देते हैं। ठीक है, और उससे कंपनी का भी ग्रोथ होता है, कंपनी को भी प्रॉफिट मिलता है ना। उनको काम सिखा दिया जाएगा तो गलतियाँ कम करेंगे, मिस्टेक्स कम करेंगे, कम खर्चे में ज़्यादा काम करके देंगे, कम टाइम में ज़्यादा काम करके देंगे, कंपनी का पैसा बचेगा, कंपनी का टाइम बचेगा, तो जायज़ सी बात है कंपनी भी ग्रो करेगी। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट है एप्टीट्यूड फॉर्मेशन या फ्यूचर मैनेजर्स। अब क्योंकि इनको ट्रेनिंग दी जा रही है तो कंपनी पागल तो बैठी नहीं है कि फालतू में ट्रेनिंग दे रही है ना। कंपनी का भी तो विकास हो रहा है ना इसमें, बिकॉज कंपनी को अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छे लोग बन के निकल रहे हैं। अब मान चलिए अगर कोई इंसान छोड़ के जाता है ना, कोई इंसान कंपनी छोड़ के जाता है, जो ट्रेंड एम्प्लॉय है वो उसकी जगह ले सकता है, तो एक फ्यूचर मैनेजर रेडी हो सकता है कंपनी में ही, है ना। सो ट्रेनिंग इक्विप द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, कोई इमरजेंसी में कोई कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो जो ट्रेंड एम्प्लॉय है उस इंसान की जगह ले सकता है। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है? इम्प्रूव्स मॉरल ऑफ एम्प्लॉइज। प्लस साथ में जो एम्प्लॉइज का जो मॉरल होता है वो भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, जो एम्प्लॉइज का जो मॉरल है वो इम्प्रूव होता है। टर्नओवर कम होता है, यानी अगर कोई इंसान काम कर रहा है, काम सीख के कर रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से करेगा और बार बार आएगा जाएगा नहीं, यानी कंपनी को छोड़ेगा नहीं, सिलेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, फिर हेल्प्स टू अडैप्ट चेंजेस। ट्रेनिंग हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अब क्योंकि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है इसमें बहुत रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंजेस है बहुत ही फास्ट प्लेस पे हो रहे हैं, इसलिए ट्रेनिंग क्या करती है? ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज को उन चेंजेस से भी मीट करना सिखाती है। इज इट क्लियर? चलो अब हम जानते हैं कि क्या फायदे होते हैं एम्प्लॉयज को। अभी हमने पढ़ा था कि क्या फायदे थे ऑर्गेनाइजेशन को, अब हम जानेंगे कि क्या फायदे होते हैं एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज इटसेल्फ को क्या फायदे हैं, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है बेटर करियर ऑप्शंस, यानी इम्प्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग ब्रिंग बेटर करियर ऑप्शंस फॉर एम्प्लॉयज। जब एक इंसान को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसका भी विकास होता है, उसकी भी करियर में ग्रोथ होती है, उसकी स्किल, उसकी नॉलेज इंप्रूव होती है और उसके ज़रिए वो अच्छा काम कर पाता है। ठीक है, उसका भी ग्रोथ होता है, उसकी भी करियर में ग्रोथ होती है। ठीक है, अर्निंग मोर, इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू अर्न मोर। अगर कोई इंसान ट्रेंड होके ट्रेनिंग लेके काम करेगा तो वो अच्छे तरीके से काम करेगा, गलतियाँ कम करेगा। जब गलतियाँ कम करेगा, अच्छे से काम करके देगा, तो उसका प्रमोशन होगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसका परफॉर्मेंस अच्छा देख के जो कंपनी है, जो उसके मैनेजर्स हैं, वो ठीक है उसको रिवॉर्ड देंगे, है ना, तो वो भी ज़्यादा कमाएगा। फिर क्या है? बूस्टिंग ऑफ द मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज। जो ट्रेनिंग होती है इससे एम्प्लॉयज़ का भी मॉरल बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ट्रेनिंग से वो काम सीख जाते हैं, फिर जाके वो करते हैं। ठीक है, तो गलतियाँ कम करते हैं तो उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। फिर है लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, एफिशिएंटली हैंडलिंग मशीन्स, यानी बहुत कम चांसेस होते हैं फिर गलतियों के। जब पहले ही उनको काम सिखा दिया जा रहा है कि आपको ये काम करना है ना, आपको ये काम करना है, तो जब वो एक्चुअली में काम करने उतरेंगे तो वो गलतियां बहुत कम करेंगे।
ठीक है। सो ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉइज मोर एफिशिएंट, सो देयर आर लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉइज को ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है, इससे जो एक्सीडेंट्स के, जो गलतियों के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। एक्सीडेंट को आप मिस्टेक्स भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिर अब लास्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी और भी पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग के टाइप्स क्या होते हैं। अब इसमें लास्ट है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में क्या अंतर है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ही बता दिया था कि जो ट्रेनिंग का स्कोप कम है, ट्रेनिंग काम के रिगार्डिंग ही दी जाती है, जो डेवलपमेंट होता है एम्प्लॉय के ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस करता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार अपन इसका डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ की नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करना, उसको काम एक्चुअली में सिखाना, और जबकि जो डेवलपमेंट है वो फोकस करता है टेक्निकल, ह्यूमन और कॉन्सेप्चुअल स्किल पे, यानी पूरी सारी चीज़ों पे, टेक्निकल भी, ह्यूमन भी, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी, सारी चीज़ों पर ये फोकस करता है। फिर पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस ये होता है कि जो एम्प्लॉय है वो काम अच्छे से करे, जिस काम के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में आया है उस काम को ही बहुत अच्छे से करे। जबकि डेवलपमेंट क्या फोकस करता है? डेवलपमेंट फोकस करता है कि एम्प्लॉय का पूरा विकास हो, एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ हो। ठीक है। फिर ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब जिस काम के लिए वो आया है उसी काम को अच्छे से करे। जबकि जो डेवलपमेंट है वो करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी और भी उसको ऐसे काम सिखाए जाते हैं जिसमें उसकी करियर की भी ग्रोथ हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। किससे? ट्रेनिंग से। ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर? चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। हाँ जी बच्चों, तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग के क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग के क्या प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग या मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो बेसिकली ट्रेनिंग के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सेकंड इज योर्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको मतलब डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी, अभी थोड़ा सा और बता देती हूँ। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में काम करते करते ही आपको सिखा दिया जाता है, जबकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में पहले आपको वर्क में से अलग ले जाके काम सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम और अच्छे से जानते हैं। इसको हम लर्निंग बाय डूइंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से अपन समझते हैं यहाँ पर। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, व्हेन द एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, यानी एम्प्लॉइज को तब ट्रेन किया जाता है जब वो एक्चुअली में जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो चीज कहलाती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फिर से बताती हूँ, जब एम्प्लॉइज एक्चुअली में काम कर रहे हैं तब उनको सिखाया जा रहा है, तो वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे कि आप मान चलो आप पहली बार सब्जी बना रहे हो, तो आपकी मम्मी आपको साथ साथ में सिखाती जा रही है कि बेटा इतना नमक डालना है, इतना मिर्ची डालनी है, इतनी हल्दी डालनी है। ठीक है, इस पे आके आपको गैस को स्लो कर देना है। ठीक है, इतनी सीटी लगवानी है, कुछ भी है ना जो बता रही है, तो वो होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी काम करते करते आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये मेथड सूटेबल होता है टेक्निकल जॉब्स के लिए। ठीक है, उसका फायदा ये होता है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को साथ साथ में ही समझ सकते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी आपको साथ साथ में सब्जी बनाना सिखा रही है और आपको कुछ डाउट आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो कि मम्मी ये तो अभी तक सब्जी गली नहीं है, अभी तक दाल गली नहीं है, तो आप उसी वक्त पूछ सकते हो। ठीक है, तो जिसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए कुछ अगर प्रैक्टिकल काम है और कुछ टेक्निकल काम है, तो उसके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेस्ट माने जाते हैं। ये सब्जी वाला एग्जाम्पल मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। Off the job training means training the employees by taking them away from their work position, यानी एम्प्लॉइज को उनकी वर्क पोजीशन से या वर्क प्लेस से अलग ले जाके सिखाया जाता है। विच मीन्स एम्प्लॉइज आर गिवन अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब एंड सेंट फॉर ट्रेनिंग, यानी आप ऐसा भी समझ सकते हो कि एम्प्लॉइज को जॉब से ब्रेक दिया जाता है, पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है वर्क प्लेस से अलग ले जाके, फिर जब उनको वो काम आ जाता है तब उनको एक्चुअली में वर्क प्लेस पे बिठा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान चले आपके पापा आपको कार चलाना सिखा रहे हैं, तो आपके पापा क्या कर रहे हैं, पहले किसी किसी खाली एरिया में, खाली मैदान में, ठीक है, या जहाँ पर बिल्कुल खाली सब कुछ है, जहाँ पर ट्रैफिक वाफिक नहीं है, लोग वगैरह नहीं है, आपके पापा पहले आपको वहाँ सिखा रहे हैं। जब आपको वहाँ पर अच्छे से आ जाए, फिर आपके पापा बोले कि चलो बेटा अब गाड़ी को अपन रोड पे चलाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो अब हम पढ़ेंगे
कि क्या प्रकार होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, फिर हम पढ़ेंगे कि क्या प्रकार होते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के। तो बेसिकली ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ज़्यादा टाइप्स होते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक ही टाइप होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होता है, एक जो मास्टर या एक जो टीचर या एक ट्रेनर क्या करता है या एक जो मास्टर, एक सुपरवाइजर, एक मैनेजर क्या करता है, गाइड्स द वर्कर, ठीक है, अपने वर्कर को, अपने लर्नर को काम सिखाता है, जॉब सिखाता है, ठीक है। फिर जब ट्रेनी उस काम में परफेक्ट बन जाता है, जब उसका ट्रेनी, जब उसका शिष्य उस काम में परफेक्ट बन जाता है, तो वो जो धीरे धीरे जो मास्टर क्या करता है, धीरे धीरे पीछे हटने लग जाता है, ठीक है, धीरे धीरे पीछे हटने लग जाता है। और जो उसका वर्कर है, जो उसके काम सीखने आया है, उसको वो काम सौंपने लगता है और खुद वो धीरे धीरे पीछे हट जाता है। देन मास्टर वर्कर स्किल्स, then slowly he start taking up the job step by step and master worker goes and trainee gets full charge of job position। और जब मास्टर को, उसके सुपीरियर को ये लगता है कि हाँ भैया जो मेरा शिष्य है उसको अच्छे तरीके से काम आ रहा है, तो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। और जिसका जो ट्रेनी है, जो सीखने आया है काम, वो धीरे धीरे उस पोजीशन पे आने लगता है, ठीक है। और जो मास्टर है वो फिर चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। इज इट क्लियर? एक मास्टर, एक सुपरवाइजर या एक ट्रेनर के अंडर ये गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है, जैसे कि कब प्रोवाइड की जाती है, जब हैवी मशीन्स के साथ वर्क ऑन करना है, ठीक है, ये प्लम्बर्स का काम हो गया, इलेक्ट्रीशियंस वगैरह का काम हो गया, तब जाके बेसिकली ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है हमारा इंटर्नशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में बेसिकली क्या होता है, इंटर्नशिप में एक अग्रीमेंट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच में और कंपनीज के बीच में। किसके बीच में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच में और कंपनीज के बीच में। और कंपनीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होती हैं वो अपने बच्चों को इन कंपनीज में भेजती हैं, ताकि उनके बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले उस काम का। थ्योरेटिकल तो वो उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन ताकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इन दोनों के बीच में, कंपनीज, फर्म्स को और इंस्टीट्यूट्स के बीच में, ठीक है। और ये जो बच्चे जो भेजते हैं इनको स्टाइपेंड मिलती है, यानी जो बहुत कम पैसे मिलते हैं, ठीक है, जो इंटर्नशिप के दौरान जो पैसे मिलते हैं उसको बोला जाता है स्टाइपेंड। एंड स्टाइपेंड ज़्यादा कोई नहीं होती है, 5-6 हज़ार रुपये होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती, या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 होगी अगर कोई अच्छी कंपनी है, ठीक है, 20,000 होगी, उससे ज़्यादा नहीं होती है। स्टाइपेंड उनके काम के लिए पे की जाती है, ठीक है, ताकि उनको थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिले। अक्सर जो CS के जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपके आजू बाजू में कोई भैया दीदी हैं, आपने सुना है कि जो CA कर रहा है, जिसकी ट्रेनिंग चल रही है, वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग में क्या करते हैं, किसी कंपनी में जाके या किसी फर्म में जाके काम कर रहे होते हैं, और उनको उसके बदले स्टाइपेंड मिल रही होती है, ताकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाए, ठीक है। तो बस वो क्या होता है, वो इंटर्नशिप ही होता है। इज इट क्लियर? सो इंटर्नशिप क्या है, एक अग्रीमेंट होता है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट्स के बीच में, जहाँ पर जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होती हैं अपने बच्चों को अलग अलग कंपनीज में भेजती हैं, ताकि वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो उन्होंने सीखी है अब उसको अप्लाई करें प्रैक्टिकल रियलिटी में, ताकि उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में अप्लाई करें और उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले। इज इट क्लियर? ठीक है। चलो ये वाली इमेज इसकी नहीं है, बच्चों, ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में क्या होता है, इंडक्शन आपने थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो ठीक है बता देती हूँ। ओरिएंटेशन शब्द आपने सुना ही होगा। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, किसी के साथ अवगत कराना। जैसे कि अगर आपको याद है तो हम जब नेक्स्ट अपवर्ड्स में आए थे, है ना, हमारे लॉन्च जब हुआ था तो एक ओरिएंटेशन का सेशन हुआ था। उसमें क्या करवाया था, शोभित सर, दिगराज सर, प्रशांत सर ने, ठीक है, हमें इंट्रोड्यूस करवाया था आपके साथ, है ना, कि ये टीचर्स हैं, ये प्रबलीन मैम है, शी विल बी टीचिंग यू बिजनेस स्टडीज़, ही रोहित सर, ही विल बी टीचिंग यू अकाउंट्स, ही सानिध्य सर, ही विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स, है ना। तो हमारा इंट्रोडक्शन करवाया था आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग हमारे साथ फैमिलियर हो जाओ। तो बस ओरिएंटेशन में, इंडक्शन में भी वही होता है कि जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, जब वो न्यू होता है, तो उसको बाकी के लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, बाकी के लोगों के साथ मिलवाया जाता है, ताकि उसमें एक अपनेपन की फीलिंग आए, ताकि वो वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, क्या उसकी पॉलिसीज़ है, क्या रूल्स है वहाँ के जगह की ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में वो फैमिलियर हो जाए, उसके बारे में उसको पता चल जाए। तो वो होता है इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ठीक है। सो
इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय, यानी एक तरीका होता है अपने एम्प्लॉय को वेलकम करने का when he first joins a company, जब वो पहली बार कंपनी ज्वाइन करता है, and gives him the basic information he needs to settle down quickly, और उसको जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए होती है जिससे वो आराम से सेटल हो जाए कंपनी में और आराम से खुशी खुशी अपना काम शुरू कर दे, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि एम्प्लॉय में जो नया एम्प्लॉय आया है उसके बीच में हेजिटेशन है, कुछ हिचकिचाहट है, घबराहट है, ठीक है, वो चली जाए, उसको अपनेपन की फीलिंग आए, है ना, वो कुछ फ्रेंड्स वगैरह बना पाए, इसलिए इंडक्शन प्रोग्राम करवाया जाता है। इज इट क्लियर? तो ऑन द जॉब मेथड के यही थे। ऑफ द जॉब मेथड का बस एक ही तरीका होता है, एक ही ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है वेस्टिबुल स्कूल। ठीक है, तो ऑन द जॉब के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, दूसरा होता है इंटर्नशिप एंड तीसरा होता है आपका इंडक्शन या ओरिएंटेशन का ट्रेनिंग। एंड ऑफ द जॉब मेथड का बस एक ही तरीका होता है जिसका नाम होता है वेस्टिबुल स्कूल। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को नहीं, एक एम्प्लॉय को, एक इंसान को डमी मॉडल्स पे या डुप्लीकेट मॉडल्स पे पहले काम करवाया जाता है। ठीक है, पहले डुप्लीकेट मॉडल्स वगैरह पे काम करवाया जाता है। तो वो वहाँ पर काम करना सीख जाते हैं, तब उनको एक्चुअली में वर्क प्लेस पे या वर्क एनवायरनमेंट पे ले जाके एक्चुअली में उनसे फिर जाके वो काम करवाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनको पहले वो जो डमी मॉडल्स होते हैं कि कैसे दिल को फाड़ना है, ठीक है, सर्जरी वगैरह करनी है, ठीक है, स्टूडेंट्स को पहले वो सिखाया जाता है। जब उनको वहाँ पे अच्छे से काम आ जाता है तो उनको एक्चुअली में सर्जरी के दौरान उनको ले जाया जाता है, तब उनको वहाँ पे एक्चुअली में उतारा जाता है। तो वो क्या है, वो भी एक वेस्टिबुल स्कूल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, सो वेस्टिबुल स्कूल मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का या काम का एक डमी मॉडल, एक डमी या डुप्लीकेट मॉडल। ठीक है, डमी या डुप्लीकेट मॉडल। वेस्टिबुल स्कूल इज एन ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग विच मेक्स यूज ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑन द मेथड। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली ऑन द मेथड का ही फायदा उठाता है। पहले क्या करते हैं, वो काम सीखते हैं, फिर वो एक्चुअली में वर्क प्लेस पे जाके काम करते हैं। सो एम्प्लॉइज लर्न देयर जॉब ऑन द इक्विपमेंट, एम्प्लॉइज जो है इक्विपमेंट पे काम करना सीखते हैं। दे विल बी यूजिंग, जिस इक्विपमेंट को वो यूज कर रहे होंगे उस पर काम करना सीखते हैं। बट ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम अ वर्क, एक्चुअल वर्क फ्लोर, यानी एक्चुअल वर्क प्लेस से अलग ले जाके ट्रेनिंग मिलती है उनको। ठीक है, ये जो तरीका होता है बेसिकली उन तरीकों के लिए, उन एम्प्लॉइज के लिए सूटेबल होता है जिनको सोफिस्टिकेटेड मशीनरी या इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करने होंगे, जो बहुत टेक्निकल हैं, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। जैसे कि अब पहले किसी को, अगर किसी नर्स को जाके सीधा ऑपरेशन थिएटर में घुसेड़ दिया गया और बोला कि चलो ऑपरेशन करो, तो भैया हो सकता है भैया सामने वाले को ऊपर ही टपका दे, पेशेंट को ऊपर ही टपका दे। तो इसलिए पहले उनको सोफिस्टिकेटेड डमी मॉडल्स पे काम करवाया जाता है। जब वहाँ पे वो काम करना सीख जाते हैं तब उनको एक्चुअल वर्क प्लेस पे ले जाके काम करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बस इतना ही था। ऑफ द जॉब मेथड का बस ये एक ही प्रकार था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा था लेकिन ये चैप्टर बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा था। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, डू कमेंट्स एंड डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें। एंड टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। मिलते हैं अब सीधा अगले वन शॉट की वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।